सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई वॉज दैट स्टूडेंट, इंटरमीडिएट तक मैंने टेंसेस तक नहीं थे पढ़े। एंड अहमद भाई, आई गॉट कंफ्यूज्ड कि मैंने डिड लगाना है या डन लगाना है। ठीक है, मैंने हर कोर्ट में जपियाँ ज़्यादा डलवाइयाँ तरीकों की। एक ना बंदा खड़ा था ना, तो मैंने उसको कहा यार ये तुमने इंक्रोचमेंट की हुई है, इसको पीछे कर लो, ये वो ना। मैं उससे अभी मुकालमा कर रहा हूँ, एक औरत पीछे से गुजरी, मुझे कहती है कि इस बंदे को ना कैंसर है, तो इसने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया ना, छाड़ दो। मैंने दूसरी कोई बात नहीं की। मैंने कहा यार इन्फोर्समेंट हो जाएगी, ठीक है, चलो यहाँ से फिलहाल। हम जब टेबल की दूसरी साइड पे बैठे होते हैं ना, तो लोग जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये सोच कर आते हैं कि अफसर होगा, गाड़ियाँ, गनमैन, प्रोटोकॉल होएगा। पहली गल इन्हें साडी गल सुननी ही कोनी, दूजी गल ये कि जे सुने भी ना करनी इन्हें वो ही है जिहड़ी इन्हें सोची है। आई कैन डू इट यार, यू कैन डू इट। जब प्लेटो था ना, तो उसने कहा था कि दो तरह की ना चीज़ें हमेशा परसिस्ट करेंगी, दो डिस्प्यूट्स, एक प्रॉपर्टी पे और दूसरा फैमिली पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो के आ गए हैं। उस रात को ना मैं और डी साहब दोनों ना थे यार, वो मुझे ना, वो जिस तरह कहते हैं ना, हमने अपनी ड्यूटी तो पूरी की, मुझे कहते हैं यार जुल्म कीता तू ना। ठीक है, मैं कहा सर मैं की कमा तो सान तुहाडे डायरेक्शन से तो मैं कीता। ठीक है, अब ना मुझे बेसुकूनी बहुत होगी उसकी वजह से ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं और आप जो आज इंटरव्यू देखेंगे ये रूटीन के इंटरव्यू से हट के है। बहुत से लोग पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, बहुत से लोग गवर्नमेंट में सर्व करते हैं। मैं भी बहुत से लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, पब्लिक सर्वेंट्स का भी करता हूँ, सेलिब्रिटीज़ का भी करता हूँ, हर तरह के गेस्ट आते हैं मेरी पॉडकास्ट में। कुछ अर्सा गुजरा, मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने से कुछ ऐसी वीडियोज़ गुजरी कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वाकई कोई असिस्टेंट कमिश्नर है जो इतने प्यार से, इतने अखलाक से जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग उनकी बात मान भी रहे हैं। पहले तो हैरानकुन बात ये थी कि मोहब्बत करना है एक असिस्टेंट कमिश्नर के, एक आम आदमी से, और फिर आम आदमी का उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना बल्कि काम कर देना। तो मैंने इनका नंबर ट्रेस किया, मैंने इनको कॉल की व्हाट्सएप पे, इनकी मोहब्बत, इन्होंने कॉल उठाते कहा जी अहमद भाई मैंने पहचान लिया, बताएं कैसे हैं। फिर मेरी इनसे गपशप हुई, मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये सारी जर्नी है क्या, मुझे कुछ बताएं। तो उसमें मुझे इतना कुछ जानने को मिला कि मैंने सोचा वो सब आप तक पहुंचाना चाहिए। आज की पॉडकास्ट, आज के इंटरव्यू इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आम आदमी का असिस्टेंट कमिश्नर से क्या रिश्ता होता है, आप अपने मसाइल लेके किसके पास जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे उन लोगों के लिए जो CSS करना चाह रहे हैं, मुकाबले के इम्तिहान पास करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ट्राई नहीं हो पा रहा, वो भी इनसे पूरी डिटेल पूछेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसने प्राइवेट मैट्रिक किया, कोई HSN का नहीं पढ़ा हुआ, सादिक पब्लिक का नहीं पढ़ा हुआ, वो अगर असिस्टेंट कमिश्नर बन सकता है अपनी मेहनत से, तो कोई और बच्चा या बच्चे क्यों नहीं बन सकते। मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर जनाब अदनान बशीर साहब। अदनान भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा अदनान भाई, सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा कि बचपन का अदनान बशीर कैसा था और किस तरीके से ये पॉसिबल हुआ कि एक प्राइवेट मैट्रिक करने वाला लड़का आज गवर्नमेंट में इतनी बड़ी पोस्ट पे सर्व कर रहा है। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। अदनान बशीर बचपन का जो है वो एक आप यूँ समझ लें कि एक कस्बे के आगे 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव है, और वो कोई एज भी ऐसी एज नहीं है जिसके अंदर बहुत को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। तो बड़ा सादा सा, बड़ा जो है ना आप समझ लें बेसिक सा अदनान था सर, जिसने बुनियादी तालीम जो है अपनी इनिशियल कुछ ईयर्स के जो है ना वो अपने गांव में गुजारे। उसके बाद जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए एक मदरसे में चला गया, और जहाँ से प्राइवेट जो है वो उसने मैट्रिक किया। और उसके बाद चूँकि नंबर इतने थे कि कहीं पे एडमिशन तो मिल नहीं था सकता, और फिर एक कॉलेज की थर्ड शिफ्ट के अंदर जाके एडमिशन मिला। अगेन हमारा मकसद सिर्फ यही था कि चलो यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाएगा, और इंटरमीडिएट होने के बाद जो है वो फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, जहाँ पे जाके चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई। सो अदनान का बचपन जो है वो एक, मेरे ख्याल से तकरीबन 60-75% जो लोग हैं आपके, शायद इससे भी ज़्यादा जो रूरल बैकग्राउंड के हैं, शायद उनसे भी एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना होता है। अच्छा माशाल्लाह, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं। जी सर। माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा क्वेश्चन रेज़ होता है कि चलें ये मान लिया कि आप रूरल एरिया में थे, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था या फैमिली की तरफ से आपको कोई ऐसी सपोर्ट थी, या आपको पता था कि चले मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि चाहे रूरल एरिया में रह रहा हूँ, मैं निकल जाऊँगा कहीं न कहीं पे? सर देखिए, जहाँ पे मैं जिस जगह पे रहता हूँ ना, वहाँ पे आपके पास जो है ना वो सिर्फ 2 चॉइसेस हैं। वहाँ के मेजॉरिटी लोग जो हैं वो दे आर सेटल्ड बाहर के मुल्कों के अंदर, ओवरसीज़, यस, ठीक है? बिल्कुल। यस, वो यहाँ तो डंकी लगा के जाते हैं, और बिल्कुल। कोई बहुत लकी और बहुत अच्छे बैकग्राउंड का हो ना,
तो उसका कोई वीज़ा आ जाता है या स्पॉन्सर आ जाता है। तो सर वहाँ पर जो है वो यही ऑप्शन जो है ना ज़्यादा प्रेवलेंट था। जिस ऑप्शन को मैंने चूज़ किया था उस ऑप्शन में मेरे हाल से मेरे फादर की सपोर्ट बहुत कंसिस्टेंट थी और मेरे भाई की सपोर्ट थी। अदरवाइज़ मेरी खुद की फैमिली जो है 98-99% सारे मेरे कज़न्स वगैरह देयर सेटल्ड आउटसाइड। सो वहाँ पे आप इस तरह की किसी चीज़ को इमेजिन करना और उसको लेके चलना सोली और होली आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन और रिस्क भी आपका अपना था। रिस्क भी बहुत बड़ा था, मैं आपको बताऊँगा डाउन द लेन। जी, जी। अच्छा सर, यहाँ से मैं थोड़ा-सा अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा कि आपने बताया कि मैट्रिक में भी आपके नॉर्मल से नंबर थे और आपको आइडिया नहीं था कुछ। तो क्या ये वाक़ई मुमकिन है कि अगर आप किसी टाइम पे आके तय कर लेते हैं कि मैंने कुछ करना है, तो फिर जो आपका बैकग्राउंड है या जो आपकी पिछली एजुकेशन है, पिछले नंबर्स हैं, वो मैटर नहीं करते? या जो असिस्टेंट कमिश्नर या जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो बचपन से ही टॉपर्स चले आ रहे होते हैं? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, शायद होते होंगे टॉपर, लेकिन मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ उस क्लास को जिसमें तकरीबन 90-95% लोग फ़ॉल करते हैं और वो एस्पायर करते हैं टू बिकम समथिंग इन सिविल सर्विस। सर मैंने जिस बैकग्राउंड से और जिस एकेडमिक पोर्टफोलियो से मैं राइज़ किया हूँ, मेरे ख़्याल से मैं हमेशा अपने हर एक जो है ना जानने वाले को यही कहता हूँ दैट इफ़ देयर इज़ एनी सिंगल एग्ज़ाम्पल इन दिस वर्ल्ड, इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है? और मैं प्राइम एग्ज़ाम्पल हूँ कि ऐसी सिचुएशन जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ दैट मैं आई गॉट एनरोल्ड इन अ मदरसा। आपको पता है वहाँ पे दीनी तालीम जो है उसका एक अपना असूल होता है वो, और लकीली जिस मदरसे में मैं गया था उस मदरसे का पहला बैच भी मैं था और आखिरी बैच भी मैं था। उसके बाद वो मदरसा ही ख़त्म हो गया था। तो आप अच्छा। इमेजिन करें कि वो कोई लेगेसी भी नहीं थी। जी, 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 तो मुझे जी। याद पड़ता है कि मैं जिस तरह कुरान को मेमोराइज़ करता था, वो मेरी जो है ना मेमोराइज़ेशन की स्किल बहुत ज़्यादा अहमद भाई वो बन गई हुई थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैंने पेपर्स में क्या लिखना है। सर मैंने अंग्रेज़ी के जो किताबें थी उनको भी रट्टा मारा हुआ था। मैं बस लफ्ज़ों को मैच करता था और वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देता था। उसके बाद मेरे हाथ से जाके मेरा को हार्डली फर्स्ट डिवीज़न में फ़ॉल किया। अब फर्स्ट डिवीज़न एक ज़माने के अंदर जब आप 70s 80s में होते हैं तो बड़ी अपील करती है। बिल्कुल। जहाँ पे 80, 85, 90% लोग ले रहे हैं, वहाँ पे 62, 61% लेकर बैठना आपको कहाँ पे स्टैंड करवाएगा। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई वाज़ दैट स्टूडेंट कि इंटरमीडिएट तक मैंने टेंसेस तक नहीं थे पढ़े। ठीक है, मैं ऑनेस्टली इफ आई वुड बी वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस सेगमेंट को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता हूँ जो कि बाय एंड लार्ज सबसे ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है। मैं अभी अभी जो है मैं आई वाज़ डिस्कसिंग दिस विद द टीम कि जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे जो हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, अब आप इमेजिन करें कि एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और उससे इंट्रोडक्शन पूछा जा रहा है एंड देयर वाज़ फुल क्लास, और वहाँ पे उन्होंने जी पूछा एक बच्चा बता रहा है दैट आई हैव डन माय डिग्री इन दिस सब्जेक्ट इंटरमीडिएट, दूसरा कह रहा है आई डिड माय जो है इंटरमीडिएट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, एंड अहमद भाई आई गॉट कन्फ्यूज़्ड कि मैंने डिड लगाना है या डन लगाना है, ठीक है? ओह! सो आई वॉज़ एट दैट प्लेस और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, एम अच्छा किया हुआ है, बनना भी सिविल सर्वेंट है और उसके अंदर तो अंग्रेज़ी ही है जिसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर मैं उर्दू बाज़ार गया अहमद भाई। उर्दू बाज़ार जाके मैंने वहाँ पे ₹50 के वो ना कायदे मिलते थे मुफ्ती अनवर के ना, और उसमें इसमें मुस्तर, फ़ेल हाल, फ़ेल माज़ी, मैंने उर्दू से अंग्रेज़ी जो है ना वो सीखना शुरू की और वाह! मैंने टेंसेस को याद करना शुरू किया। और फिर मैंने वहाँ से जो है ना स्टार्ट किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ आई कैन डू इट, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करवाएगी? ज़बरदस्त सर। अब ये बताइएगा कि जब आपने सीएसएस का एग्ज़ाम दिया, तो कौन-सी अटेम्प्ट में आपने उसको पास किया? कौन-सा आपका बैच था? और फिर आपने ये साइड ही क्यों चूज़ की जबकि आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप पुलिस में जाएँ या कस्टम में जाएँ? तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइएगा प्लीज़। मैं आपको बताता हूँ जी, मैं बेसिकली जो है हमारा पीएमएस का मेरा बैच है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का। मैं सबसे पहले तो आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूँ कि व्हाई देयर वाज़ दिस नीड कि मुझे इस एडमिनिस्ट्रेशन में ही आना है ना। ठीक है, अहमद भाई आई वाज़ इन 3rd क्लास, ठीक है। तीसरी जमात का मैं तालिब इल्म था अपने स्कूल के अंदर। और आपको पता है कि बहुत कम गाँव के अंदर कोई फेस्टिवल्स होते हैं, बड़ा कम होता है, बड़ा रेयर होता है कि आपने कोई जश्न या कोई मेला-शेला देखा हो। तो वहाँ पे अचानक जो है सुबह-सुबह हमें खबर मिलती है कि जी कोई एजुकेशन का अफ़सर है वो आ रहा है विज़िट करने के लिए, कोई प्रोबेबली 16 ग्रेड का कोई अफ़सर था। हुँ, तो वो पोटोहारी जीप के ऊपर आते हैं और मुझे ड्यूटी असाइन की जाती है, मुझ समेत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे स्कूलों में होता है देहातों के ना,
कि आपने चूना पकड़ना है और चूना लगाना है, वेलकम लिखना है, तीर बनाने हैं। ओके। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस दिन कि यार ये आज चूना लग रहा है सड़क के ऊपर, तीर बन रहा है, पता नहीं कौन बंदा आ रहा है, ठीक है। कोई उस टाइम इतनी ज़्यादा, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 2006-07 की, कोई इतनी मतलब शायद 2005-4-5 की ना। ठीक आपको है। पता है उस टाइम कोई सोशल मीडिया का इतना टाइम नहीं था। बिल्कुल। मुझे ना उस दिन आई हैव डिसाइडेड, मैंने कहा यार ये जो बंदा आ रहा है ना, ये बंदा बनना है मैंने, ठीक ओके। है। कि जब जिसके लिए चूना, जिसके लिए तीर बनते हैं और वो शमदीद लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है। यहाँ से ना वो मैंने मेरी वो जिसको कहते हैं ना कि डीपली वो चीज़ अंदर बैठ गई थी कि भाई ए बनना है, पता नहीं था ये क्या चीज़ है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता 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 फिर मैं इस तरफ आता गया और मुझे पता चलता गया ये क्या चीज़ है। मैंने सर जो मेरी जर्नी है ना, उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, मुझे ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स यानी कि तकरीबन 5.5 साल लगे अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए ओके। जो मैंने अपनी 3rd क्लास में देखा था। ठीक है। और मैं अहमद भाई, इसमें होता ये है कि 3 CSS की अटैम्प्ट्स होती हैं और 3 PMS की अटैम्प्ट्स होती हैं। ठीक है। मैंने 5वीं अटैम्प्ट में जाके अपने ड्रीम को अचीव किया। एंड टुक मी 5.5 ईयर्स ओके। एंड सो मैनी नाइट्स, सो मैनी डेज एंड सो मैनी फेलियर्स दैट इवन आई कैन नॉट काउंट। बट मैं हमेशा उनको बड़ा ना प्राउडली, मुझे कोई भी पूछता है ना तो मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको। जिस दिन जी। मेरा हुआ ना, उस दिन आई वॉज बेसिकली, बड़ी खुशी का दिन होता है कि आपने फाइनली जिस चीज़ को एस्पायर किया होता है आप उसको अचीव करते हैं। सो मैं ना अपना गाँव आया ना, तो गाँव आया तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था ना। तो अब यूजुअली होता ये है कि सारे लोग बड़े फैंसी स्टेटस लगाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिकेम असिस्टेंट कमिश्नर ना। मैंने अहमद भाई सोचा कि यार इतनी आसानी से तो बना नहीं हूँ, ठीक है, तो ये स्टेटस क्यों लगाऊं। नमाज के अंदर आपको पता है हमें ख्याल आते रहते हैं। जी मैंने जी। सजदा पहले मैंने ना टाइप करके रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, और बस इतना लिखा। अभी मैंने उसको ना अपलोड नहीं किया। ठीक है। नमाज ख़त्म की, मैंने उसको वापसी पे रेज़ किया। मैंने किया ईयर 2016 PMS फर्स्ट अटैम्प्ट फेल्ड, ईयर ओके। 2017 CSS फर्स्ट अटैम्प्ट फेल्ड, ईयर 2018 CSS सेकंड अटैम्प्ट ठीक है। फेल्ड, year 2020 PMS second attempt passed but remained unallocated. Year 2021 overall 5th attempt passed and became assistant commissioner. And even so many one papers that even I have lost the count. So if I can do it, you can do it. ठीक है। जबरदस्त जबरदस्त। उस दिन ना मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आई हैव गॉन थ्रू इट ना। मैंने किसको दिखाना है अहमद भाई? अच्छा, मैं इसमें ना मैं आपसे फैंसी साइड क्यों दिखाऊं? बिल्कुल, लेकिन मैं फैंसी साइड पे भी आऊँगा, मेरे ज़हन में क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन रेज़ हो गया है। क्या कभी जी। इन 5 साढ़े 5 सालों में अदनान बशीर ने ये सोचा कि नहीं यार ये नहीं होता, छोड़ दो इसको? मायूस हुए कभी? आपको सच्ची बात बताऊं, हम बचपन में ना कुछ हम सुनते आते हैं, कुछ कॉल होते हैं, कॉल ज़री होते हैं, मायूसी कुफर है और ये और बेशक। वो सारी बातें ठीक होती हैं। बट जो इसमें से सेल थ्रू करता है ना, उसके लिए उस अक़वाले ज़री का जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। हम सुबह उठते हैं, जो हमसे मुराद है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं मुझे ना, जी। ये हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि वी हैव वेस्टेड आवर लाइफ, कुछ भी नहीं होगा, इट्स अ ब्लीक। क्यों? क्योंकि हमारे साथ वाले कहीं निकल गए होते हैं, शादियां करवा चुके होते हैं, सेटल्ड हो गए होते हैं। ये सिविल सर्विस जो है ना अहमद भाई, ये बड़ी रुथलेस है तैयारी के दौरान। ये जितना बड़ा रिवार्ड है उतना बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि कभी सोचा? मैं हर दिन सोचता था अच्छा। कि यार ये नहीं होना, ये नहीं होना। फिर मैं रात को कहता था नहीं हो जाएगा यार। जो करते हैं वो भी तो इंसान है ना। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर सीटें बहुत कम आती हैं। मुझे आज भी अपने वालिद साहब से एक मुकालमा याद है, ईयर 2016 में ADFIA की कुछ सीट्स आई थी तकरीबन गालबन 16 के करीब, ठीक है। और उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया था। तो मैं आया अपने वालिद को बताने, मैंने कहा अब्बा जी और इस बड़ा ज़्यादा मुकाबला है, ठीक है। कहते नहीं यार तेनों किनियां चाहिए? मैं क्या एक कहता किनियां ने, मैं क्या 16। तो कहते ने एक ले ली यार, क्या ठीक है। बात है। बात ये है कि आपने
इसमें इतना सेंट्रिक होकर लगना पड़ता है अहमद भाई। ये फील्ड में ना आप जितने लोगों को देखेंगे ना, मैं आपको एक बड़ी एक ना वो बात बताता हूँ जो बहुत सारे लोग मुझे कनेक्ट करेंगे। जो भी मुकाबले का इम्तिहान की तैयारी करता है ना, उनमें से 90% सीवियर एंग्जाइटी में होता है। ओके। क्योंकि सर इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इसका एंड क्या है। इस चीज़ का आप अटेम्प्ट देते हो 1 साल बाद, आपका होता नहीं है रिटर्न, फेल हो जाता है। 750 नंबर ले लिए, एक सब्जेक्ट से एक नंबर से एक सब्जेक्ट फेल। अहमद भाई आप वहाँ पे किसको ब्लेम करेंगे? बिल्कुल। फिर आप अगले साल जाते हो, आप पास कर जाते हो, आपकी एलोकेशन नहीं होती। यार आपने 2, ढाई, 3 साल ओढ़ना बिछोना अपना ये बना लिया होता तो आप मुझे बताएं कि मायूसी किस लेवल की और कहाँ पे जाएगी, आप बताएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल। प्लीज। इससे जो निकलता है ना, इससे जो निकलता है सिविल सर्विस, मैं इसको ये नहीं कहूँगा दैट, मैं कहता हूँ इसकी तैयारी भी एक लाइफ स्टाइल है। ओके। मुझे इसकी तैयारी ने इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अल्लाह ताला की ज़ात के करीब किया, क्योंकि वो बड़ा ग्राउंडेड हो जाता है बंदा उस सारे एलिमेंट के अंदर ना। तो मेरे हमेशा से बच्चों के लिए मैसेज रहा कि यार परेशान नहीं होना, हमेशा रात होती है, उसके बाद दिन आता है, फिर रात होती है, फिर दिन आता है। बिल्कुल। जो गिरता है वही उठता है, जिसको गिरना आता ही नहीं है ना, उसको अहमद भाई उठने का भी मज़ा नहीं आता। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ ना, जी, मैंने गिर के ये चीज़ ली है। आई नो इसका माशाल्लाह टेस्ट क्या है। आप बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन है। जो मेरा सवाल वहाँ पे रेज हो रहा था कि तीसरी क्लास में आपने देखा कि तीर का निशान बन रहा है, चूने लग रहे हैं किसी ऑफिसर के लिए, जो आपकी इंस्पिरेशन थी कि आपने इस तरफ आना है। लेकिन जब आप आए तो आपने वो चूज़ नहीं किया, आपने वो पसंद नहीं किया, आपने एक अवामी स्टाइल अपनाया, लोगों के पास जाके उनके बराबर बैठ के बात की, उनके मेरे बहुत से वाक़यात भी हैं, वो भी मैं आपसे वीडियोस के बारे में पूछूंगा। लेकिन क्यों आपने जो ख्वाब देखा था, जब आप वो बन गए तो आपने उसको उस लाइफस्टाइल को क्यों नहीं अपनाया? एंड भाई मैंने आपको बताया है ना कि हमने ना, मतलब बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बट कुछ लोगों ने ना सिविल सर्विस का मीनिंग जो है ना वो नहीं समझा। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, सबसे ज़्यादा हेट भी हम सिविल सर्वेंट्स को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर अगर हम लोग उस चीज़ को चैनलाइज कर जाएं तो सबसे ज़्यादा प्यार भी हमें मिलता है। मैं आपको क्या क्या बताऊं, मतलब मेरे लास्ट स्टेशन मंडी बहाउद्दीन से जहाँ से मैं आया हूँ, जी। मैंने जो काम अहमद भाई चाहा वो हुआ। लेकिन उसके एवज मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, थोड़ी सी जो है ना, वो हम इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन करने गया, मेरा दूसरा दिन था। ठीक है। अब अहमद भाई जो बंदा जितना बड़ा बंदा भी हो ना, अब देखें किसी के दादा परदादा ने उस जगह पे इंक्रोचमेंट कर ली, अब वो उस घर के साथ ना एक यादें वाबस्ता हैं। तो वो बंदा बड़ा ना, वो जिसे कहते हैं ना कि बदमाश टाइप बंदा था। ठीक है। ठीक है, मैं गया, मैंने जाके उधर खड़ा हुआ, मेरे साथ खड़ा था, मैंने ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। मैंने कहा यार ये इलीगल है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं। कहता है हाँ मान ली आपकी बात। पर मैंने जब उसको गिराया ना तो मैंने उसको देखा, उसकी एक दहशत थी उस इलाके में, उस बंदे की आंख में आंसू थे। मुझे कहता है कि यार, मैंने उसको आगे हो गया ना, उसके ना कंधे के ऊपर हाथ रखा ना, तो मैं कहा भाई इजी हो जा, अल्लाह खैर करेगा। अब उस बंदे के साथ, हालांकि इस तरह के ऑपरेशन के ऊपर बाकायदा तौर पे आप पे फायरिंग होती है, जी जी, हमने सुन रखा है, वाकयात मैंने देख रखे उसके हैं। साथ, और मैं मज़े की बात बताऊं, मैं जिस दिन मंडी बहाउद्दीन से ट्रांसफ़र हुआ हूं ना, ही वॉज द ओनली पर्सन, देर वर सो मैनी अदर पर्सन। आपको पता है वो मेरे साथ आया, मुझे कहता है मैंने बाउंड्री की हदूद से बाहर छोड़ना आपको। अच्छा। मैंने कहा यार मैंने तेरा घर गिराया था। कहता यार नहीं, तो अक्रॉस द बोर्ड तुम चले थे, जैसे भी था ठीक है, लेकिन यार मुझे वो मेरी पेन कम की थी तुमने उस टाइम, ठीक है, हालांकि मुझे बड़ी पेन थी। इतने इस तरह के काउंटलेस इंसिडेंट्स है। मैं अभी बता रहा था, जो आपने मुझे वो एक बुजुर्ग वाली वीडियो देख के जो है जी जी, वो मैं अभी उसी तरफ ही आ रहा था आपसे, बुजुर्ग वाली वीडियो पे, कि मुझे उसके बारे में तफसील बताएं कि वो मतलब आमतौर पे हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी देखा है कि बुजुर्ग गए हैं और उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की गई और उनका कोई काम नहीं किया गया, सबूत मौजूद है। मैं आपको बताऊं, मेरे से पहले ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंट कमिश्नर्स आए और उन अपने अपने तरीके से उनको डील करते थे। जब वो एक दिन आए ना तो मेरे स्टाफ ने मुझे कहा, उन्होंने दरवाज़ा खोला उन बुज़ुर्गों ने ना, उनका नाम है बाबा हयात, ठीक है। बाबा हयात ने ना दरवाज़ा खोला तो ना मेरा स्टाफ आगे ना एक आया गनमैन, कहता सर जी एवें आ जाता जे, इनू ना अंदर वाड़ो, ठीक है। मैंने कहा यार आने तो देना इधर। बाबा जी आए, बाबा जी बड़े गुस्से में थे
वो कहते हैं यार इन्हें मेरी ज़मीन ला ली है, इंज हो गया उंज हो गया ये वो। मैं कहा बाबू जी पाओ तो सही, चाह तो पीओ, चाय पी ज़रा नॉर्मल हो गया। मैनू कहते ने पुत्र बंदा तो कुछ चंगा लगता है। मैं क्या हुण दसो की करना है। उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरी ये भी ज़मीन है, मेरी वो भी ज़मीन है, मतलब ये 4-5 ज़िले मेरी ज़मीन में आते हैं। ठीक है। मैं हंसने लग पड़ा, ठीक। कैसे कैसे पॉसिबल है। मैंने ना रेवेन्यू स्टाफ को बुला लिया, उनके साथ ना लेटली मेरी उनसीयत होगी, बहुत ज़्यादा उनसीयत होगी। वो हर दूसरे दिन मेरे पास आते थे। ठीक है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ कि लोगों के साथ अगर सुलह रहमी आप करेंगे तो कैसे पे बैक करेंगे। हम भी मेरी ना कुछ तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले तबीयत ख़राब होगी, ज़रा गला ख़राब था, वो सीज़नल जो होता है ना। जी जी बिल्कुल। मैं 2 दिन ना मैं दफ्तर नहीं गया। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, वो बाबा जी ना एक दिन बेल होती है तो मुझे बाहर आके बताते हैं कि वो बाबा जी आए हैं ना। मेरा कोई स्टाफ, वो जो सुबह शाम मेरे साथ उठता है, कोई स्टाफ मेरी हैरियत दरियाफ्त करने नहीं आया। वो बाबा जी आए, बेल दी और उनके हाथ में ना एक देसी चूचा जो है ना, वो मुर्गा जो है देसी अच्छा। मुर्गा वो था। हाँ, मुझे कहते हैं कि यार ये ना देसी मुर्गा जो है ना मैं लेके आया तेरे वास्ते, 2 दिन का मैंने पता लगा तेरी तबीयत खराब है। वो पैदल आया तो मैं क्या ले लै ते को ताकत बना लेना। ठीक है ते ए को पुछ भी ले लै 200 रुपया ये वो ना। ठीक है। मुझे बताएं, मैं उस टाइम ना बैठ के ये सोच रहा था कि यार मैंने कुछ डिफरेंट तो नहीं किया इनके साथ। मैंने सिर्फ क्या काम किया, मैंने इनके साथ ना रिस्पेक्ट और प्यार वाला मामला रखा। यस। मज़े की बात बता दूं, जिस दिन मैं ट्रांसफ़र हो रहा ना, जुम्मे वाले दिन मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो मुझे आया, मैं क्या बाबा जी टोर चला मैं, ओ ना ओ पुत्रा ना जा। मैं क्या नहीं जाना है ना, तो ट्रांसफ़र रेगुलर रूटीन का मामला है। वो ना जुम्मे वाले दिन ना चले गए, हफ्ते वाले दिन ना लास्ट मीटिंग के लिए मैं तकरीबन 5-10 मिनट के लिए दफ्तर आया, उन्होंने किधरों पता लग गया दफ्तर आ गया। ठीक है। सीधा मेरा दफ्तर आए दोबारा, कहते हैं मेरे ना मजाक करदा पैसा तेरी ट्रांसफ़र को नहीं हुई। और मैं क्या नहीं चाचा जी हो गई। और मैंने लिटरली उनकी आंखों में आंसू देखे। ठीक है, अब बात ये है कि इस तरह की इतनी एग्जाम्पल्स हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ताला ने वो हमें ओहदा दे दिया है जिसका इम्तिहान बहुत बड़ा है। अच्छा, अगर आप उसको वाकयात बता ही रहे हैं तो कैंसर वाला वाकया भी बताएं। वो जो एक कैंसर पेशेंट था जिसको आपने किसी के कहने पे छोड़ दिया, वो क्या मामला था? आपने पूरी मेरे हाथ से रिसर्च की वीडियोस देखी हुई हैं नहीं, अहमद भाई। ज़ाहिर बात है, और हुआ आपकी यूं कि माशाल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों वीडियोस वायरल हैं। अब मैं भी मैं आगे आपको और भी मज़े की बात वीडियोस पे बताऊं, आऊँगा। जी, जी। मैं आपको मज़े की बात बताऊं अहमद भाई, उनमें से ना मेरा कोई अपना चैनल नहीं था। ठीक है, ओके। और ये बस रैंडमली शायद अल्लाह ताला मतलब मैंने वो जो एक डिफरेंट मतलब शायद ये चीज़ें दिखने को मिलनी थी। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, एक बाज़ार था, उस बाज़ार में मैं गया। सो वहाँ पे ना इंक्रोचमेंट होती है, वो चीज़ें लगी होती हैं, लोगों ने बाहर दुकानों के डिस्प्ले की होती है ना। सो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे ना एक ना बंदा खड़ा था ना, तो मैंने उसको कहा यार ये तुमने इंक्रोचमेंट की हुई है, इसको पीछे कर लो ये वो ना। मैं उससे अभी मुकालमा कर रहा हूँ, एक औरत पीछे से गुजरी, मुझे कहती है कि इस बंदे को ना कैंसर है, तो इसने बड़ी मुश्किल से रिकवर किया ना, छाड़ दे। मैंने दूसरी कोई बात नहीं की, मैंने कहा यार इन्फोर्समेंट हो जाएगी, ठीक है चलो यहाँ से फ़िलहाल। मैं वहाँ से निकला। ठीक है, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अगले दिन ना तकरीबन कोई शाम का वक्त था। ठीक है, मैं वहाँ से गुजरा तो उसने वो इंक्रोचमेंट ख़त्म की हुई थी सारी ना। मैं रुक गया गाड़ी से, मैंने कहा मुझे रोको यहाँ पे। मैं नीचे गया, मैंने कहा यार ये, मुझे कहता है कि सर जी मैनू समझ नहीं सी आ रही उस राती भी कि मैं ना इनू किवें ख़त्म करा। तुसी इन्नी शफकत का इजहार किया है, ठीक है, मैं शायद उंज ना करदा, या शायद मैं बीमारी का बहाना भी तुहाडे सामने ਜਿਹੜਾ ना एक एक्चुअल जिवें कहंदे ना कि मैनू जिहड़ी बीमारी तुहानू पता भी चल गया, शायद तुसीं मैनू छड्ड भी देंदे। वो मैनू लगा यार वो अफसर एडा चंगा है तो मैं इंदा क्यों ना हो जावां। मैंने अहमद भाई उधर रहते हुए, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, वो इतने अच्छे लोग थे, उन लोगों ने इतना प्यार दिया। और मैं आपको बताऊँ कि मैं एक दफ़ा भी मुझे किसी के साथ ना जो कहते हैं ना टोन ऊँची करके बोलने का भी मौका ही नहीं मिला यार। मैं अच्छा, कहता हूँ कि जी, जी। सॉरी, यहीं पे मैं माज़रत आपको कट करूँ, मैं बेसिकली वीडियोस पे लेके आ रहा हूँ, उन्हीं वीडियोस पे आपको। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप जा रहे हैं एक जगह पे रुके हैं, उसके पास अंदर दुकान वाले के पास जगह है लेकिन उसने बाहर चीज़ें रखी हैं। आपने उसे कहा कि यार ये अंदर कर ला, कदों तक कर लेंगा। एक आदमी ने आगे वो शटर एक्स्ट्रा बनाया था, आपने कहा कदों तक, उन्होंने कहा जी 5 दिन च, आपने कहा यार 3 दिन च कर लो, उन्होंने कहा कर लांगे, और फिर वो हो भी गया।
ये होता कैसे है? और ज़ाहिर बात अब एक सर्विसेज हैं, हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जैसे ही बहुत सारे लोग हो जाएं, मैं ये नहीं कहता सारे हो जाएं, बल्कि अगर थोड़े से भी हो जाएं तो आवाम में थोड़ा एक सुकून पैदा होगा, हाँ यार ये जो बंदा आ रहा है ये हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करेगा, कानून को तो फॉलो करना ही करना है इवेंचुअली। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि आप जब लोगों के साथ प्यार करते हैं ना, एक दफ़ा बड़ा मज़े का एक सीन हुआ। जी। मैंने ना एक बंदे को बोला कि यार इन्हों ना इंक्रोचमेंट को अंदर कर लो यार ना। अगले दिन मैं आया ना, उसने दोबारा ना उधर ना वो एक बाहर थोड़ी सी रखी हुई थी ना, ठीक है। तो मैं चला गया। मैंने कहा यार मैंने आपको कल भी बोला था इसको अंदर कर ले। कहता सर मैनू अंदर ही करन लगा सा, मैं जान के बाहर रखी सी, तुसी उरा आवो दे गलबात करो ते सलाम करोगे। मैंने कहा यार अब कहता है हुण अंदर ही कभी भी नहीं दोबारा बाहर आंदी सर, ठीक है। वहाँ पे आप देखो, मैंने आपको बोला ना कि हमने सिविल सर्विस को सेल्फ सर्विस पे ले गए। हमने अपनी ख्वाहिशात और नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने पे लगा दिया। ये इतनी मज़े की चीज़ है, अगर आप इसको इंसानियत का दर्द दिल रखते हुए करेंगे आपके साथ। मैंने जितना मैनिफेस्ट किया ना वहाँ पे अहमद भाई, आई वॉज ब्लेस्ड इनफ। मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा माय डीसी डॉक्टर फैसल सलीम जी। ठीक है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम फरिश्ते इंसान के रूप में देखे हैं, वो बंदा है माशाल्लाह। ठीक है सर। वो देखे ना, टीचिंग भी बड़ी इम्पैक्ट करती हैं। वो कहते थे कि यार पंजाबी च एक चीज़ होंदी है कि सट जिहड़ी है ना उगड़न वास्ते होंदी है, मारन वास्ते नहीं होंदी। और चंगे बंदे जिहड़े ना वो उगड़नी ते मन जाते हैं, मारने की लोड़ ही नहीं पैंदी। मंडी में सर ये सिचुएशन थी कि मैं बाज़ारों में जाता था ना, तो सिर्फ स्माइल के अलावा कुछ और एक्सचेंज नहीं था होता। और आंखों से बातें होती थी कि यार वो अंदर और सर हो गया सर मसला ही कोई नहीं, दसो 2 इंच करना है, तुसी कहते हो दुकान तू ही अंदर लै जाना। सिविल सर्विस को अहमद भाई, अगर हम सिविल सर्विस समझ के करें ना, लोग आपको प्यार भी करते हैं और काम भी हो जाता है। देखें मेरा वहाँ पे कोई काम नहीं रुका, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी सब इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया वहाँ पे। मैंने ये ज़रूर ज़हन में रखा था कि रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी इज़ द प्राइम सर्विस, इससे आगे दूसरी सर्विसेज आती हैं। एक्सीलेंट सर। वो अमीर है गरीब है। मेरे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं सीएसएस पे भी, बाकी जी। पीएमएस पे भी, लेकिन एक आम आदमी के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कौन होता है? आपके पास लोग किस किस तरह के साइल आपके पास आते हैं? ख़वातीन भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, फैमिली के मसाइल भी होते हैं, तो कौन कौन से मसाइल लेके लोग आपके पास आते हैं और आप उनका क्या क्या सोल्यूशन करते हैं, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें आप कहते हैं कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, या आप कोर्ट में जाएँ या आप पुलिस के पास जाएँ? सर मैं आपको ना एक आंसर देता हूँ जो कि लिखत पढ़त वाला है, और एक वो आंसर देता हूँ जो कि मैं करता हूँ, ठीक है। लिखत पढ़त वाला ये है कि आपको कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई इशू हो, आपके यूजुअली जो है ख़ानदानी तकसीमें होती हैं, वरासतें होती हैं, आपने कोई ज़मीन बेचनी हो, कोई ज़मीन जो है ना वो आपने ख़रीदनी हो, गिरदावरियाँ होती हैं। इसी तरह इन्फोर्समेंट के मैकेनिज़्म के अंदर आके कोई इलीगल इंक्रोचमेंट है, मूवेबल है, इमूवेबल है। इसी तरह अगर आप देखें प्राइस के ऊपर प्राइस हाइक है, उसको कंट्रोल करना। जब हम एकेडमी में पढ़ते थे ना, तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी कि आपके पास आपकी एक असिस्टेंट कमिश्नर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मैंने जब फील्ड में तो मैंने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं ही हैं, इनसे ऊपर और जो असिस्टेंट कमिश्नर को करना भी चाहिए और होती भी है, वो ये है कि आपके पास कोई भी बंदा आया है ना, आपके पास अहमद भाई इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशन है कि आप उसको रिलीफ दे सकते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी कोर्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा प्राइमरी फैक्टर होता था। मैंने शुरू में जब कोर्ट करना शुरू की ना अपनी रेवेन्यू कोर्ट, तो मुझे ना मेरा जो रीडर था ना वहाँ पे, वो मुझे कहता था सर तुसी इत्थे परिया पा के बह जांदे हो, ठीक है, ए इंज दे बंदे नहीं है। जोड़ा केस लेके आता है, केस लेकर एक आता है, आप उसको केस को तरीहें दें, तरीहों पे तरीहें दें और उसको ख़त्म करें। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मेरे पास जितने केस थे उनमें से 60% केस उधर ही बैठा के मैंने बोला यार ये आपकी फैमिली है यार ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, यार ये तेरा हमसाया है, इसका काम करो यार, तुम कर दो यार, थोड़ा तुम कर दो। कहता सर थोड़ा इन बनाओ, मैं कहता मैंने हर कोर्ट में जपियाँ ज़्यादा डलवाइयाँ तरीहों के अलावा, क्योंकि आई बिलीव के डिस्प्यूट आपके पास अहमद बहुत वास्ट चीज़ें हैं। मतलब मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं,
अब एक पेरेंट आया, हमारा एक ना पेरेंट एक्ट था 2023 में इनेक्ट हुआ, वो ख़त्म हो गया। उसका बच्चा जो था ना वहाँ पे वो एक जगह पे काम करता था, तो वो अपने वालिद की ना नाफरमानी करता था ज़रा ना। तो ठीक वो है। मेरे पास आए तो उसने एप्लीकेशन दी, तो मेरे रीडर ने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि सर ये कानून ख़त्म हो गया हुआ है तो इसको डिस्पोज़ कर दें। ठीक है। मेरे रीडर का नाम था अकरम। मैंने कहा अकरम क्यों डिस्पोज़ करा? यार ਉਹ ਪੈਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, तू बुला तो सही। मैंने सर दोनों को बुला लिए, कॉल द पार्टी ठीक है। किया, बेटे को भी और फादर को भी। मैंने बिठाया, मैंने कहा यार क्या मसला है? फादर ने कहा कि ना मैनू पुछदा नहीं है बिल्कुल ना, मतलब मैनू ये लालच बस इस चीज़ की होती है। जो बेटा था मैंने कहा, उसने कहा कि जी बस एंड क्या निकला, कम्युनिकेशन गैप था। वो दोनों अलग अलग आए थे, फादर लोकल आया था, बेटा मोटरसाइकिल ते आया थी, जाने जफ्फी भी पा के गेन ते कोई सवारी ते भी गेन, ठीक है। और वो माशाअल्लाह। बाबा जी एक दफ़ा मेरे पास दोबारा आए, वो कहते ने पुत्र मैं लंघदा पैसा, मैं क्या मिल जावा, तू ही मेरा पुत्र है, तू मेरे पुत्र ना मैनू मिला देता। तो यार कितनी बड़ी डोमेन है आपके पास, नौकरी अलग है, नेकियां अलग हैं, अगर हम उनको उस तरह लेकर चलें। सर आम तौर पे जब भी आप किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, सारी बात है, आपका प्रोटोकॉल होता है, फिर सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप एक लिमिटेड सा आपका सर्कल हो जाता है। लेकिन आप माशाल्लाह शाम को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो ये ट्यूशन आप क्यों पढ़ाते हैं और क्या आप इसके कोई पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हैं या कोई और मकसद है? क्या डिटेल है इसके पीछे? आपने बड़ा सवाल निकाला है। मैं आपको सच बताऊं तो जब आप सिविल सर्विस में आते हो तो हमें एक हैंडसम अमाउंट मिल जाती है एज अ सैलरी ना, और साथ में जो है वो जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, गवर्नमेंट में भी वो मिल जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, एक ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट ना अहमद भाई बहुत बड़ी जिहाद करता है, बहुत बड़ी जिहाद करता है। जो पैसा होता है ना वो बुनियादी ज़रूरत है। आपने बच्चों को अगर अच्छी जगह पे बिल्कुल इनरोल है। करवाना है, आपने कहीं पे भी लेके जाना है। हमारा अनफॉर्चुनेटली ना कुछ सेगमेंट्स जो है ना उन्होंने इसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम बना लिया हुआ है। सिविल सर्विस को मैं कहता हूँ ना सेल्फ सर्विस पे चले गए हुए हैं। जी मैं जी। जब सर्विस में आया ना तो मेरे पास ये रास्ता था कि मैं ये कर सकता था, क्योंकि होता है ज़ाहिर 100 है, ये तरीके तो हैं, 100 सबके पास जायज़ बिल्कुल नाजायज़ होते हैं। तरीके होते हैं, आपको पता है। बिल्कुल। हम इसमें बड़े 100% ऑनेस्टली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने ना बिल्कुल। अहमद भाई अल्लाह ताला के साथ ना एक जिसको कहते हैं ना कि गुफ्तगू में एक ट्रेड की। मैंने कहा या अल्लाह मुझे हलाल तरीके से इतना देना कि मेरी नज़र उधर ना जाए, और अल्लाह ने मुझे बहुत दिया उस तरीके से। ये मैं पढ़ाना जो है ना ये मेरा पैशन है। मैं जब फ्री होता हूँ तो लेट नाइट में ज़ूम के ऊपर एक आधा घंटे की क्लास लेता हूँ, और वो मुझे इनफ दे जाता है अहमद भाई कि मैं आपको बताऊँ मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे किसी को बुला के किसी इलिसिट मीन्स से कहीं से कोई पैसा लेना है। तो ये पढ़ाता मैं इसलिए हूँ कि वो जो मेरी ख्वाहिशात हैं उन्हें मैं हलाल तरीके से पूरा कर सकूँ। ये मेरी इसके माशाल्लाह, पीछे ये तो कोर रीज़न बड़ा होती है। एक दूसरे लोगों के लिए मैसेज भी है। बल्कि मैं आपको एक दफ़ा बताऊं, बहुत बहुत पुरानी बात है, मैंने एक दफ़ा उबर पे मैं कहीं पे जा रहा था लाहौर में, तो मैंने उस बंदे से पूछा, जिस तरह रूटीन में आदत होती है गपशप करने की, हम बोलने वाले बंदों का ये भी मसला है ना, जो जी। मिलता है उसका इंटरव्यू शुरू कर देना। मैंने उससे पूछा, उसने फिर मुझे पूरी तफसील बताई कि मैं पुलिस में हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ और मेरी फ़लाँ थाने में ड्यूटी होती है। मैंने कहा यार तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने उससे वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा यार तुम ये उबर क्यों चला रहे हो? तुम्हारे पास तो बहुत से ज़राए हैं। उससे फिर मुझे पूरी तफसील बताई। उसने कहा मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा अगर हराम लेके आना तो फिर मेरे घर में ना आना। तो कहता क्या मुझे बात वो नसीहत आज तक याद है। मैं रात को 8-8 10-10 घंटे उबर चला के, तो यकीनन ऐसे लोग भी मौजूद हैं, आप जैसे लोग हमारे माशरे का फ़ख्र हैं, जो माशाल्लाह इतने मौक़े होने के बावजूद वो अपना एक हलाल रिस्क ढूंढ रहे हैं। तो ये दूसरे लोगों के लिए बहुत अहमद अच्छा मैं मैसेज आपको है। कहता हूँ मतलब वो अपने मुंह से वो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सच बात बताऊँ, शायद मे बी जी। अक्सर हमें कहा जाता है कि हलाल मीन्स के थ्रू सर्वाइवल बहुत मुश्किल है सिविल सर्विस के अंदर ना। मेरे से बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर इतना पैसा नहीं है। मैं उन्हें हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए मेरी बात सुने, आप अगर तो ये समझते हैं कि आप इधर आएँगे और आपको लाखों बगैर अहमद भाई दुनिया में ज़िंदगी में आपने जो भी काम करना है ना आपको मेहनत। मैं जो रात को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ ना, इसके लिए मैं पता नहीं कितने घंटे बैठ के चेक भी करता हूँ, मैं अपनी नींद भी कंप्रोमाइज़ करता हूँ क्योंकि मुझे सुबह ऑफ़िस भी जाना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ हलाल रिज़्क जो है ना, वो जो है ना वो इबादत भी है और हमारा फ़र्ज़ भी होना चाहिए।
तो मैंने तो ये सोचा था, और मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को भी ये डिस्कशन करता हूँ, बहुत सारे वैसे सिविल सर्विस के अंदर लोग हैं जो हलाल मीन्स के थ्रू ही चलते हैं, लेकिन कोई ना कोई साथ में इस तरह का काम करना होता है। तो फिर फॉर्मली मैंने इसकी परमिशन ली थी कि चलो ऑफिस टाइमिंग के बाद जब बिल्कुल रश नहीं होता या फिर हमारा होम टाइम होता है, तो उसके अंदर इसको मैं पढ़ा के तो एक हलाल तरीके से अपनी जो है ना वो चीज़ों को भी पूरा कर सकूँ और नौकरी भी कर सकूँ। सर वैसे आपको क्योंकि बात हो रही है नौकरी की भी ट्यूशन की भी, तो एक असिस्टेंट कमिश्नर को या आपको क्या पर्क्स मिलते हैं गवर्नमेंट से, क्या सैलरी मिलती है, उसके अलावा क्या होता है, घर गाड़ियाँ गनमैन वगैरह या बाकी स्टाफ, क्या सहूलियात होती है आपके पास? अच्छा, इसमें ये है ना कि हमने एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दे दी हुई है इसको ना। हम ये समझते हैं कि जिस दिन आप पहले दिन असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे तो 4-6 गनमैन आगे होंगे, 4-6 पीछे होंगे, और जो है ना वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पुट किया हुआ है चीज़ों को। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके। आपके पास डेज़िग्नेटेड कुछ स्टाफ होता है जिसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो आपको प्रोटोकॉल देने पे नहीं होता। मेरा अगर ड्राइवर है तो वो ड्राइवर गवर्नमेंट की तरफ से हायर्ड है और उसने गाड़ी चलानी है, और वो मैं असिस्टेंट कमिश्नर आऊँ या मेरे बाद कोई आए वो उसको लेके चलेगा। आपके साथ एक ऑपरेटर होता है जिसका काम ये होता है कि वो उसने कॉन्टैक्ट करना होता है, लाइज़न करवाना होता है। एवरीबॉडी इज़ डूइंग हिज़ और हर ओन जॉब। वो आपके साथ बिल्कुल अटैच्ड ठीक है। है। आप ठीक जिस है। जगह पे जाते हो आपको बेसिक कम्युनिटीज़ के तौर पे ऑफ़िस मिल जाता है, घर देखिए ना, अब मैं अगर एक स्टेशन से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी नौकरी जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुज़फ़्फ़रगढ़ में हो जाती है और मैं बिलॉन्ग गुजरात से करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे कहीं न कहीं तो रुकना है। तो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल। वो बड़ी ओनरशिप देती है अपने एम्प्लॉइज़ को, जिस तरह कोई प्राइवेट एंटिटी देती है सर। तो हाँ, बिल्कुल एक बिल्कुल एक ठीक है। एक एक मैं समझता हूँ कि एक हैंडसम अमाउंट नियर अबाउट जो है वो, अगर आप एंट्री ले रहे हो 17वें स्केल के अंदर भी, तो आपको तकरीबन जो है टेक होम 1,60 तक आराम से मिल जाती है, और आपको फिर गाड़ी भी मिल जाती है, पेट्रोल भी होता है। और बेसिक कम्युनिटीज़, मैं कहता हूँ कि खुदा का शुक्र करने वाला इसमें से हज़ारों शुक्र करेगा, और 100 तरीके से मुतमईन होकर सोएगा, और जिसने नहीं करना वो फिर और बहुत काम करेगा, और वो आपको पता क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जो आपकी सरकारी तनख्वाह है, जी। वो ज़्यादा है या ट्यूशन से ज़्यादा पैसे बन जाते हैं? ये सवाल जो है ये अच्छा सवाल है। वो अल्लाह का चलें शुक्र आपकी है। मर्ज़ी। हम अल्लाह, किसी को फ़ोर्स नहीं करते। नहीं, नहीं, इसमें मेरा अल्लाह का फॉर्मेट शुक्र भी है। यही है। मतलब मतलब मैं आपको बताऊँ कि जो बेसिक ज़रूरत होती है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं सीट पे जब आके बैठता हूँ ना, मैं ऑनेस्टली आपसे एक बात कर रहा हूँ, मुझे 1 रुपए का लालच नहीं है किसी से, ना अपने किसी स्टाफ से, ना किसी प्राइवेट एंटिटी से। तो वो आपका जो सवाल है ना, उसका जवाब ये है कि वहाँ पे अल्लाह ताला इतनी पूरी कर देता है। अब मैंने मेरी नौकरी को अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन साढ़े 3 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला भूल-चूक को माफ़ करे, मैं किसी के 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ, ठीक है? माशाल्लाह। और अल्लाह मुझे अल्लाह ताला इस्तिक़ामत और दे इसमें। बरकतें अता फ़रमाए आपको, हाँ आमीन। जी। अच्छा, अभी अगर हम चले जाते हैं 10-15 साल पीछे, 16, 17, 18 साल का अदनान बशीर है, क्या एडवाइस करेंगे कि ये काम नहीं करना तुमने? ये काम तब नहीं करना, ये फ्यूचर में नहीं करना। फ्यूचर में नहीं करना मतलब जो कि आप ये समझे कोई ऐसा कोई भी ऐसी बात या कोई भी एडवाइस, काम को छोड़ दे कोई मैं एडवाइस कि ये आपको, काम कर लेना। ये नहीं करना और कर लेना दोनों सेम है। नहीं करना जी। तो एट लीस्ट किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करना, ठीक है। वो चाहे किसी भी कैपेसिटी में हो, आपसे ठीक बड़ा है। है या आपसे छोटा है, और करना है तो प्यार करना है लोगों से, चाहे जिस मर्ज़ी कैपेसिटी में जाओ। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, ज़बरदस्त। ये ऐसी प्लीज़। चीज़ है, इंसानियत के साथ ताल्लुक़ ऐसी चीज़ है, मैंने आँखों में एग्रेशन से आँखों में प्यार बदलते देखा है सिर्फ़ चंद बातों से। ये हम जब टेबल की दूसरी साइड पे बैठे होते हैं ना, तो लोग जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो ऑटोमैटिकली ये सोच कर आते हैं कि अफ़सर होवेगा, गाड़ियाँ, गनमैन, प्रोटोकॉल होएगा। पहली गल इन्हें साडी गल सुननी ही कोनी। दूजी गल ये वे कि जे सुने भी ना, करनी इन्हें वो ही है जिहड़ी इन्हें सोची है। आप उनको बिठाएँ, उनको बताएँ कि यार मेरी बात सुनो, समझाएँ। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, आज मैं यहाँ पे बैठा था तो मेरे पास ना कुछ अंजुमन ताजरान के लोग आए। उन्होंने ठीक कहा है। सर हमारी दुकानों के बाहर 1-1.5 फुट जो है ना हमें अलाउ कर दें ताकि हम अपनी चीज़ें रख सकें। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, वो बाज़ार जो है ना वो छोटा है। 1-1.5 फुट तुम रखोगे, 1-1.5 फुट सामने रखेगा, टोटल 4 फुट बाज़ार है, बंदा गुज़र ही नहीं पाएगा। और पहले क्लेम्स बिल्कुल। वहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही हैं कि औरतें और मर्द जो है ना वो उनका आपस में मतलब गुज़रते हुए इतनी तंग है कि वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे हैरेसमेंट के केस होते हैं। कहना सर इजाज़त दो ना। मैंने कहा किस चीज़ दी? 1-1.5 फुट ज़मीर बेचण दी इजाज़त दें तैनूं, ठीक है। आप अक्रॉस द बोर्ड चलो,
सारे आपके साथ खुद चलेंगे सारे। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मेरे लास्ट स्टेशन में, मंडी से मुझे वैसे ही बड़ा प्यार है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना, जो कि आपकी पहली पोस्टिंग से आपको बड़ा प्यार होता है, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पे हम लोग मतलब इस लेवल पे लोग जो है ना वो कंप्लायंस हो गए थे कि हम लोग कंप्लायंट हो गए थे। हम लोग रोड के ऊपर, मेरी गाड़ी चल रही होती थी ना, वो लोग, अब मैं एक को कह के गया हूँ ना यार तुम 4 फुट तुम्हारा थड़ा बाहर है, मैं आपको अहमद भाई ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अगले दिन आता था, अगले 10 लोगों ने अपना थड़ा अंदर किया होता, खुद ही काट के अंदर कर दिया होता था। और मैं कहता सा क्या यार बात मेरा कोई काम ते रहन दिओ, मैनू कोई करन ते दिओ। और कहंदा नहीं सर तुसां दस्सिया असां क्या नाल साडा भी इंज ही होना, तुसां आना है, असां के 100 बिस्मिल्लाह हो, लेकिन असीं मुका लवी। तो यार हो जाते हैं सारे काम। ये जो अहमद भाई ज़ुबान है ना, और ये जो अखलाक है, ठीक है, बिल्कुल। अखलाक हमारे रिलीजन में भी और वैसे भी यूनिवर्सैलिटी अगर किसी चीज़ की है ना, तो वो आपकी मोरालिटी की है। तो मुझे लगता है कि मैं उस टाइम यही खुद को कहता कि ये करना है तो ये नहीं करना। एक्सीलेंट सर, अब बच्चों के हवाले से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहले आप मुझे कोई एक गलती बताएं, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप समझते हैं कि ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, और फिर सबसे बड़ी मिस्टेक के बाद छोटी-छोटी 3, 4, 5 बताएं कि इन पे भी एहतियात की ज़रूरत है। फेल क्यों होते हैं लोग? अहमद भाई सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं वो करते हैं सेल्फ डाउट एंड फियर, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में जिस बंदे ने ये इरादा और तहैया किया है कि उसने कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स को पास करना है, मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने ना किया। सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जब हम फियर ऑफ फेलियर को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि यार वो बंदा भी फेल हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ, वो भी हुआ। देर आर सो मैनी रीजंस ऑफ फेलियर, यू कैन नॉट पिन पॉइंट सिंपली कि वो फेल हुआ, वो फेल हुआ, तो उसकी रीजन जो है वो आप अपने ऊपर हावी कर लें। दूसरी बड़ी बात, हम लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर हर्ड मेंटालिटी लेकर चलते हैं। जैसे अंग्रेजी का मजमून इंग्लिश ऐसे का टफ है, मेरे पास, मैं खुद पढ़ाता भी वही हूँ, मेरे पास जो भी बच्चा जी आता है ना, बिल्कुल। वो क्या करता है, वो कहता है कि मेरे पुप्पो के बेटे ने एग्ज़ाम दिया, वो इस साल फेल हो गया सर क्योंकि उसने ये किया था। सर वो फलां बंदा जो है वो मेरे चाचा का बेटा है, उसका दोस्त है, उसने पास कर दिया, मुझे कह रहा था ये करना है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों को स्विमिंग करते देख के स्विमिंग सीख सकते हैं? नहीं। नेवर। क्या आप डॉक्टर पार्किंग जो है मोबाइल के ऊपर खोल के उधर से गाड़ियों को पार्क करके गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? नहीं। आपको डाइव इन करना पड़ेगा, आपको अंदर कूद के सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें कहा जाता है अंग्रेजी वीक है तुम्हारी, 6 महीने पहले लगाओ जाके किसी से बेसिक अंग्रेजी ठीक करवाओ, फिर 6 महीने लगाओ और 4-6 किताबें पढ़ो, और उसके बाद तुम कुछ करना। और साथ में वो बंदा कॉन्स्टेंटली इस फियर को पाल रहा होता है कि यार 6 महीने अंग्रेजी लगाऊंगा, मेरी मतलब अंग्रेजी वीक है, 6 महीने में जो है ना साथ में पढ़ने पे लगाऊंगा, मतलब मेरी रीडिंग नहीं है यार, ये मेरे लिए मसला हो जाएगा। यार लेट देम फ्लाई फ्रॉम द डे वन, गिव देम विंग। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि एक टीचर, एक मेंटोर का और एक बच्चे का, मैंने बोला ना सेल्फ डाउट खत्म करो फ्रॉम द डे वन। फ्रॉम द डे वन वो काम करो जो तुम सोच रहे हो तुमने 100 दिन बाद करना है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सारे मसले नहीं हो सकते, हर इंसान के कुछ मसले होते हैं, एक इंसान के सब मसले नहीं हो सकते। अहमद भाई बिल्कुल। मेरा मसला ये है कि मैं जो है ना वो वॉक नहीं करता, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, या रात को लेट सोता हूँ। दुनिया में अगर 1000 मसला है तो उसमें से कोई चंद एक मेरे मसले होंगे ना, तो यार उनको करेक्ट करो ना। आप लोग क्या दूसरों के करते, मसले तो ना पाल के बैठ जाओ। आप क्या करते हो, आपने 100 बंदों के मसले सुने और सारे मसले अपने बनाए हुए, और अब आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने आए हैं और आप आपके बैठते हैं तो उन 100 मसलों को आप पहले रख लेते हो। यार पहले खुद से डाइव इनटू इट, स्टार्ट डूइंग इट। मैं किसकी क्या एग्जांपल दूं आपको, मैं खुद की एग्जांपल सबसे पहले देता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसने 12वीं तक टेंस नहीं थे पढ़े यार, और वो ऐसा कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें 35-40 हज़ार लोग अपीयर होते हैं और सिर्फ 50-60 होते हैं। इफ आई कैन डू इट यार, यू कैन डू इट। लेकिन मसला क्या है, फियर को दूर करो, कंसिस्टेंट हो जाओ, फेस योर फेलियर्स, इमर्ज एज विक्टोरियस। बाकी सारी चीजें ना वो साथ साथ चलती रहती हैं, बट ये वो चीजें हैं, क्योंकि देखें मैं इसको टेक्निकल करूंगा तो इट कैन गो फॉर आवर्स। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो आप पढ़ाते हैं लोगों को, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपका जो आपने नाम रखा दर्स गाह बाय अदनान बशीर,
तो ये दरसगाह का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ना, मैं कहता हूँ मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है ना कि माली दा कम पानी लाना पर पानी मशकां लाना पावे, पर मालक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे। लावे या ना लावे। ठीक है, मैं पंजाबी जो है ना, पंजाबी से मुझे बड़ा शगफ हुआ इस पूरी जर्नी के अंदर ना। और पंजाबी वो ज़ुबान है जिसको मैं कहता हूँ ना, अल्लाह वालियां दा साथ रहा है, बाबा फरीद से लेके तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद तक। तो हम बल्कि तो ए जरा मैं दरगाह ਤੁਹਾਡੇ और ਕੋਲ दस सवाल पूछे है ना, जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਦਰਸਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੀ ਨਾ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ठीक है। तो मैं वैसे सोचा ना, मैंने आपको बोला ना, पावर ऑफ मैनीफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ वो कल हो जाएगा अगर ਤੁਸੀਂ हलाली हो। मैंने सोचा, जब मैं एक जगह पे ना, आई यूज टू टीच एट अ प्लेस ना, तो मैंने सोचा यार ठीक है। अपना एक मैंने इदारा बनाना है। तो मैंने सोचा उसका नाम क्या रखूं। तो उस टाइम मैं एक पंजाबी की किताब पढ़ा था कि वो बाबे और फलां दरसगाह जड़ी है ना, उथे इशारा आया, मैं क्या यही रखना है। ठीक ठीक है। इंट्यूशन पे चलने वाला बंदा हूँ मैं। दरसगाह बाय अदनान जबरदस्त। बशीर, इसमें जो है ना एक वो जिसको कहते हैं ना, एक एलिमेंट ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, बड़े फैंसी फैंसी नाम होते हैं सारी एकेडमीज़ के ना। किसी जी ने जी जो है ना बिल्कुल। एलिक्सियर पता नहीं रखा हुआ, किसी ने कुछ रखा हुआ, किसी ने कुछ, मैं रख दिया दरसगाह। करमाना की अंग्रेज़ा वाला इम्तिहान पास, जी लेकिन जी। गल की है अल्लाह का शुक्र है दरसगाह चल रही है, इवें चल रही है जिवें कोई होर नहीं चलता। ठीक है, तो इट इज़ वर्किंग वेल। तो माशाल्लाह। वो अच्छा सर, कॉनोटेशन वो वाली है। जो लोग आपसे इस हवाले से सीखना चाहते हैं, आपकी क्लासेस, आपका सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका क्या तरीकाकार है? कोई ईमेल एड्रेस या नंबर है जो हम अभी स्क्रीन पे दे देंगे अगर आप हमें प्रोवाइड कर दें तो? इसमें देखें ना, 031910098784। ठीक है, और मेरा ठीक दरसगाह है। बाय अदनान बशीर का ना एक चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर भी, और जो है फेसबुक के ऊपर भी, जहाँ पे मैंने ना इन चीज़ों को बड़ा सेपरेट करके रखा हुआ है। जो मेरा ठीक है। प्रोफेशन है उसको और जो मेरा पैशन है उसको। मैं हमेशा ठीक है। समझता हूँ कि देखें, मैंने अहमद भाई, आई हैव ऑथर्ड 8 बुक्स, मैंने 8 किताबें लिखी हैं। और अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र है कि नौकरी भी वो की है कि जिसका जो हक होता है, कोशिश होती है कि उसका अदा करता हूँ। और इतने इतने घंटे टाइम दिया। मैंने आपको बोला ना, मेरा पहला मेंटोर डॉक्टर फैसल थे, और वो सुबह 9 बजे उठाते थे, रात को 1 बजे छोड़ते थे। इसके उज़र के बावजूद भी मैंने अपना पैशन भी कंटिन्यू रखा और प्रोफेशन भी कंटिन्यू रखा। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब आएंगे ना, आप दोनों चीज़ें कर सकेंगे, लेकिन हमेशा एक बात ज़हन में रखना कि उस चीज़ को आप डाइजेस्ट करना सीखें। तो दरसगाह का पेज है मेरा, उसमें मैं हमेशा से, एंड इट वुड नेवर बी अबाउट मनी। ठीक है, देखो पैसा हर किसी की नीड होती है, बट मैंने दरसगाह के ऊपर कभी उसको प्रायोरिटी नहीं दी। जो दे सकता है वो भी आ जाए, जो नहीं दे सकता वो भी आ जाए। बस जाओ और जाके जो है और ना वो अचीव करो। इसमें लोग ऑनलाइन भी आ सकते हैं, और जो आपके करीब हैं, मतलब आपके पास वहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी हैं? सर हमारी जॉब इस तरह की होती है कि इसके अंदर जो है वो, चूँकि हम शिफ्ट होते रहते हैं डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर ना, जी बिल्कुल। तो फॉर नाउ इट इज़ एन ऑनलाइन थिंग राइट नाउ, और ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन ही चल रही होती है। ठीक है। अच्छा सर, जो सबसे बड़ा फ़ियर है हमारी जनरेशन में, वो इंग्लिश का है। चाहे वो बीए की इंग्लिश हो, चाहे वो सीएसएस की हो, पीएमएस की हो। तो सबसे बड़ी मेजर और कॉमन मिस्टेक्स जो इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं? सिंपल सी बात है, एक जुमले के अंदर इसको कंक्लूड करूँगा। प्लीज़। लोग अंग्रेज़ी में इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें अंग्रेज़ी आती नहीं है, वो इसलिए फेल होते हैं कि उन्हें डर फेल होने का सबसे बड़ा है। अंग्रेज़ी में 2 काम करो, पहले दिन से ही किसी को लिख के चेक करवाओ, ना कि रेनन मार्टिन को पकड़ो रूल्स पढ़ने बैठ जाओ। अहमद भाई, मैं खुद एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, मैं अगर दिन को नौकरी करता हूँ, रात को पढ़ाता हूँ, तो हमेशा हलाल वाले कॉन्सेप्ट को मेरा ज़हन में, हलाल नहीं करते, लोगों को डरा देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो क्या करते हैं कि उनके अंदर फियर इतना इंस्टिल कर देते हैं कि बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। अंग्रेजी को आपने घर बैठ के भी ठीक करना है तो उसका सिंपल एक तरीका है, आप तो अहमद भाई चैट जीपीटी आ गया और बड़े सोर्सेज हैं। जी बिल्कुल। सिंपली लिखो एक पेज के ऊपर लिखो
मैं आज आपको वो रूल आपकी इस तवज्जुह से दे रहा हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की। एक पेज के ऊपर लिखो, ज़बरदस्त। कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल आज आपने करंट अफेयर का कोई टॉपिक पढ़ा है, ईरान के इशू को पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, एक पेज के ऊपर लिखो, लिख के ना उसको फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी पे अपलोड करो, साथ कमांड दे दो कि पिन पॉइंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड टेल द रूल्स एंड हाउ टू करेक्ट इट। आपको घर ज़बरदस्त, बैठे बिल्कुल। बैठाए फ्री में टीचर मिल जाएगा जो आप देखें अहमद भाई, हमेशा आप कभी जब बहुत ज़्यादा पेन कभी इधर कभी उधर हो रही होती है ना, तो हम लोग हमेशा पैनाडोल पे रिलाई नहीं करते। हम कहते हैं डायग्नोसिस करवाओ क्या मसला है, बिल्कुल। टेस्ट बिल्कुल। कराओ क्या मसला है। टेस्ट होता है ठीक है ठीक है, ए बच गया रह गया, और पिन पॉइंट कर लेते हैं। अंग्रेज़ी में अपने इश्यूज़ को पिन पॉइंट जितनी जल्दी जो कर लेगा उतनी जल्दी पे अंग्रेज़ी में कमांड ले आएगा, रादर देन दिस के वो जाके एक जेनेरिक तरीके से क्लासेस लेना शुरू कर देगा। मैंने एक जगह पे ना, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ दैट मैंने उस 5-6 साल के अंदर आई हैव गॉन टू ओवर 20 से ज़्यादा लोगों से मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी है। और मैं आपको बताऊं उन 20 से ज़्यादा लोगों से जिनसे मैंने अंग्रेज़ी पढ़ी, हर किसी से मैंने एक चीज़ सीखी है, और वो ये सीखी है कि कैसे अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी टॉट मी कि यार गलत तरीके। अब मैं एक बंदे के पास चला गया, 4.5 महीने लगाए मैंने, उन्होंने मुझे जो है ना फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस समझाया 4.5 महीने में, और मुझे आखिरी दिन भी नहीं था पता कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। भाई प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ, घर बैठो, चैट जीपीटी ओपन करो। असल में मसला भला क्या है, हम समझते हैं मुकाबले का इम्तिहान जो है ना, इसको सबसे पहले जो मेरे पास आधी से ज़्यादा जनता जो है इस यूफोरिया में है कि असी सीएसएस कर रहे हैं, ठीक है, और इन एक्चुअलिटी वो कर नहीं रहे होते। 6-6 साल से लाहौर में बैठे हुए हैं। वो यार घर बैठो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। अब घर बैठ के अंग्रेज़ी का, अब इवन कि आप उसको कमांड दो ना चैट जीपीटी को, आप एक और शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। जी। चैट जीपीटी को जाके कमांड दो कि सर अदनान जिस तरह अंग्रेजी ऐसे पढ़ाते हैं ना, वो वाली मेथड दो, वो तुम्हें दे देगा, मुझे पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यार क्योंकि मैंने एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बनाया था, मैंने अपलोड किया था, उसके बाद मैंने उसे यूज़ नहीं किया, चैट जीपीटी ने वो बोरो किया हुआ है सारा। ओ यार एज ऑफ, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एज है, तुम लोग क्यों किसी को पैसे देते हो? जाओ जाके घर बैठ के खुद तैयारी करो, पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है लाहौर आने की। जिधर बैठे हो, शुजाबाद में कहीं पे बैठे हो, घर बैठ के तैयारी करो यार। सर मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो माँ बाप का बस पैसा ज़ाया करवा रहे हैं, हॉस्टल में अय्याशी कर रहे हैं, सीएसएस कर रहे हैं, 6-6 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वालिदैन के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं वो लोग। वो सारे बस लोग कर रहे इतने होते हैं अहमद भाई, उनका हो नहीं रहा होता। मसला ये है, वो जिस दिन जी जी बैठेंगे ना, तो वो जिस दिन उनका होना शुरू होगा उस दिन वो कहीं आगे निकलेंगे। बिल्कुल। अदनान भाई अब थोड़ा सा मैं एक ऐसे आपसे एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ जो पब्लिक के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और उनके फ़ायदे की चीज़ है। एज एन असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास क्योंकि हर तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, तो ख़ास तौर पे अगर मैं प्रॉपर्टी वगैरह की बात करूं, तो किन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए प्रॉपर्टी बाई या सेल करते वक्त के बाद में आपके मसले न बने और फिर आप एसी के ऑफिस में बैठें? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चीज़ की ना एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है। अहमद भाई मसले कहाँ पे अराइज होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया था, अहमद भाई इट इज़ सच अ बिग रिलीफ टू द पीपल। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, लोगों ने मिस्टेक की हुई थी और हमने उन्हें 55-55 साला पुराना कब्ज़ा 5-5 मिनट में दिया। ठीक है, मिस्टेक क्या करते हैं हमने यूजुअली देखी है लोग? वीडियोस माशाल्लाह। हाँ जी, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, आप बैठे हैं ना, आप उस टाइम मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं आप पे ट्रस्ट कर लूँगा। ओ यार तबादला कर लेने आ, इंतकाल बाद चू हो जाएगा। ओ यार छड़ एस्टाम कर ले, इंतकाल की करना है। लीगल लीगैलिटीज़, अगर इवन आपका भाई है, आपको पता है हमारे यहाँ वो पुराने ज़माने में ना, आपको कहा, अब अगर आप ग्रीक फ़िलॉसफ़ी पढ़ी हो ना, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी है, तो उसमें जब प्लेटो था ना, तो उसने कहा था कि 2 तरह की ना चीज़ें हमेशा परसिस्ट करेंगी, 2 डिस्प्यूट्स, एक प्रॉपर्टी पे और दूसरा फैमिली पे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो के आ गए हैं। ठीक है, बात ये है कि आप इवन के लेन देन अपने बहन भाई के साथ भी कर रहे हैं, उसको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे और वो लीगैलिटी। और मैं हमेशा कहता हूँ कोई इसमें ना वो मसला नहीं है, अगर आपको नहीं ना पता इसमें क्या किस तरह करना है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने रेवेन्यू सीखना शुरू किया तो मैं सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सीखा मैंने यूट्यूब से।
फिर मैंने प्रैक्टिकलिटी में आया तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पढ़ी है कि आपने कोई रकबा बेचना है तो कैसे बेचना है, खरीदना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी ना पता हो, चुप करके ना आप अपने तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में चले जाएं, उसको पूछें यार मैंने रकबा भेजना है, केड़े डॉक्यूमेंट्स जेड़े नू ज़रूरी ने, यार सब पता चल जाता है। हम लोग अहमद भाई, हमारे मसले जो हैं ना वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से है। हार्डली एक आधा दिन लगता है वो चीज़ें निकालने के लिए, वो लिस्ट मुरतब करने के लिए, वो टिक्स लगाने के लिए, जिसके बाद सिक्योर तरीके से आप उसको बेच भी सकेंगे और ख़रीद भी सकेंगे। सारे डिस्प्यूट क्यों हैं? वजह क्या है कि वो मेरी खानदानी वंड सी, ठीक है, उस तो बाद जड़ा और इंतकाल को ना आया, चाचे और क्या कि ठीक है पुत्र तू है वाल है, मैं वाल है ना, फिर पुत्रां दे पुत्र होए ना क्या तू है क्यों माना पे ते मेरी तू क्यों माना पे, तकसीम होई नहीं, लड़ो मरो एक दूजे नाल काम शुरू हो जाता है। यार सीधा रख के चलें। कहते हैं ना कि आप अगर एक एक स्टेप लेकर चलेंगे ना अहमद भाई, तो आप आसानी से अच्छी हाइट पे चले जाएंगे। आप एक स्टेप लेंगे, उसके बाद 2 स्टेप लेंगे ना, और फिर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लड़खड़ा के गिरेंगे। टेक द लीगल स्टेप्स वन बाय वन। सर यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे बताइएगा, जो हमारे गांव देहात में मसाइल होते हैं बेटियों के हिस्से पे, कानून यहाँ पे क्या कहता है? मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि वो भाइयों ने लिखवा लिया, उन्होंने लिख के दे दिया, तो क्या ट्रांसफ़र से पहले, इंतकाल से पहले अगर बहन या बेटी लिख के दे देती है तो वो हो जाता है ट्रांसफ़र, या इस पर क्या सीन होता है? कानून इस पर क्या कहता है? देखें, कानून प्रॉपर इस्लामिक लॉ भी, और जो हमारा यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू, दे बोथ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ फीमेल। मेरे पास जितने भी केस आते हैं ना, ठीक है, उसमें से मेजॉरिटी जो मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के तहत, वो बहनें आके मांगती हैं हमने भाइयों से लेना। हमारे यहाँ भला एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है, हमने नंबर 1 तो अवेयरनेस नहीं दी, और नंबर 2 हमने इसका इस्तेकाक यानी कि इसको इवन मांगना बड़ा बुरा करार दिया हुआ है। बहुत जुर्म है, बिल्कुल। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लोगों, ख़वातीन तक ये बात पहुँचे कि अपना राइट उन्होंने कैसे लेना है। यस राइट। देखें, सिंपल सा तरीका है, जब आपकी विरासती इंतकालात होने होते हैं ना, तो हिस्सावार आपकी ज़मीन जो है उसने डिवाइड होना। अब हमारा माशरती सेटअप ऐसा है कि बहुत सारी बहनें जो हैं वो इजहार मुरव्वत वो परसू ही नहीं करती। नंबर 2, हम पैट्रियार्कल सोसाइटी ने इसको इतना नेगेटिव बना दिया हुआ है कि तुम करोगी पायदा हिस्सा लवेंगी पाइनों दे। कोई यार और शर्म नहीं है। मैं डेली बेस पे बैठ के मैं इवन किस तरह की एप्लीकेशन को प्रायोरिटी पे डील करता था कि यार कोई इतनी इन्फॉर्म्ड लेडी है। मेरी बात सुने, अगर आपके वालिद की तरफ कोई हिस्सा था तो आपको आना ही आना है। आप नहीं लेना चाहते, आपकी स्वीट विला लेना चाहते हैं, तो अपने असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएं, तहसीलदार के पास, लेके देगा आपको। इसमें कोई यार नहीं है। और इसमें पूरी वो टेक्निकल स्टेप्स हो जाते हैं अगर मैं उनको डेप्थ में जाऊं, लेकिन सिंपल लॉजिक ये है कि अगर ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा वालिद की तरफ ज़मीन कुछ भी किन्नी भी है ना, ਤੁਹਾਡਾ उससे जायज़ हक बनता है। जिन्हें भी भैन भरा वो अप्रोच द कंसर्न्ड ऑफिस, यू विल गेट योर आंसर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। चलिए, इससे बहुत से लोगों को मैसेज तो जाएगा ना, रास्ता तो मिलेगा। कई लोगों को तो बेचारों को पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। सर, अब एक और टॉपिक जो मुआशरे में आजकल बहुत से केसेस आते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो आपकी ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, जो हनी ट्रैप और इस तरह के जो केसेस होते हैं, जो ब्लैकमेलिंग के जो मसाइल होते हैं, जो सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें होती हैं, इस पर आप नौजवान नस्ल को मैसेज क्या देंगे कि बेटा बेटी एहतियात कैसे करनी है, बचना कैसे, और अगर कोई मामला हो जाता है तो उसको किसके पास लेके जाना है और उसको कैसे रिजॉल्व करवाना है? देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली लॉ इन्फोर्समेंट के ज़िम्मे में आती है, और FIA का आगे एक विंग है जो इसको बाकायदा तौर पे डील करता है ना। ठीक है। लेकिन अगर आप मैसेज की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट। देखें, चीज़ें बड़ी फास्ट पेस के ऊपर अहमद भाई मूव कर रही हैं। बिल्कुल। इसमें हमेशा एक आंख खुली रखें। अगर आपने एक आंख बंद रखनी भी है तो एक आंख खुली रखें। मैं ये नहीं कहता कि बड़ी आइडियल सोसाइटी है जिसमें आप जो है बड़े चुकन्ने हो जाएं और अब आपने ये काम नहीं करना। देखें, हम लाहौर से निकलते हैं ना और इस्लामाबाद जाते हैं, हमें पता है 120 जो है वो लिमिट है, ठीक है। मैं और आप कभी कभी 130 पे भी चले जाते हैं, लेकिन जब हम 130 पे जाते हैं ना तो हम कैमरे को भी देखते हैं, आगे खड़े हुए ट्रैफिक वार्डन को भी देखते हैं, पीछे से आने वाली गाड़ी को भी देखते हैं। अपना अग्गा पीछा ज़रूर वेख्या करो जो भी कर रहे हो, ठीक है। आधी चीज़ें वैसे ही वहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर कुछ हो भी गया, मैं इस मामले में बड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ अहमद भाई। मैं समझता हूँ कि मिस्टेक्स होती हैं।
आप लॉलेसनेस वाली सोसाइटी में कोई लॉ, जंगल का कानून नहीं है यहाँ पे। इतने ज़्यादा अदारे फॉल हैं, इमीडिएटली जब आपको ये फील हो जाए कि पानी सर से गुजर गया, सिंपल FIA साइबर क्राइम NCCI आई थिंक उसमें रिकन्वर्ट हो गया, उधर जाएं, जाके एप्लीकेशन गुजारें। और इतने सख्त कानून हैं, वो कानून को हाथ लगा के या लगा के जो भी वट एवर द नेक्स्ट पर्सन इज वो जाएगा। बिल्कुल। वेट नहीं करें, पहली बात है गलती ना करें, गलती होगी है तो गिव योर सेल्फ यू नो रिलीफ एंड गो टू द पर्सन, राइट पर्सन फॉर द राइट थिंग। मुझे एक बात बताएं अहमद भाई, डॉक्टर किस लिए होते हैं? हाँ ज़ाहिर है, मतलब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है ना। मेरी बात सुने, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यार ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी। कभी कभी हम जी। ओवर ईटिंग करते हैं, ठीक है, करने से क्या होता है, तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। बिल्कुल। तो यार कभी कभी अगर कुछ ओवर हो जाए तो गो टू द रेलिवेंट पर्सन, इट विल बी सॉर्टेड। वी आर लिविंग इन अ लॉफुल सोसाइटी, नॉट इन अ लॉलेसनेस सोसाइटी। इसमें आप अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इसमें आप जो घर के बड़े हैं उनको क्या पैगाम देते हैं और उन बच्चों को क्या कहते हैं कि अगर हो गया है, चलें एक चीज़ अब तो हो चुकी है ना, तो बड़ों को भी एतमाद में लें, उनको बताएं और फिर प्रॉपर केस करें, बजाय इसके कि वो दूसरा आपको जलील करता फिरे। भी मुझे ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है और चूँकि मैं आई वुड लव टू स्पीक ऑन इट। प्लीज़। भाई, आपकी ज़िंदगी में आपसे गलतियाँ हुई थी? ऑफ कोर्स हर बंदे से हुई है, हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो मैं ना? आज कैमरे के सामने बता भी नहीं सकता, हर इंसान की हो लाइफ में होती हैं। मुझसे भी हुई हैं, होती हैं, बिल्कुल। और कभी कभी ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। बिल्कुल। देखें, दरगुजर करना जो है वो मामले को ख़त्म कर देता है। अगर किसी से कुछ ऐसा हो गया, देखें, मैं सोली ब्लेम उस इंडिविजुअल को नहीं करूँगा। हम लोग कनेक्टेड हैं और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज़ एट पीक। इन्फ्यूजन हो रही है कल्चर्स की। उस कल्चरल इन्फ्यूजन के अंदर ना चीज़ें कुछ हमसे कंट्रोल हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही। आप नई मशीन लेते हैं ना, तो आप उसका मैनुअल पढ़ते हैं। मैनुअल पढ़ के भी आपको नहीं समझ आता इसको कैसे चलाना है। फिर किसी ने इस्तेमाल की होती है तो आप उससे उसका तरीक़ाकार पूछ लेते हैं। हम ना नई मशीनों के चुंगल में आ गए हैं। कोशिश ये करें कि आप और आपके बड़े या आपसे जो छोटे हैं, एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यार गल नूं मुकाया मुकदी है, वधाया नहीं मुकदी। नंबर 1 सबसे बेसिक लाइफ का रूल होना चाहिए। नंबर 2 यार मुझे लगता है कि अब हम लोग सारे इसकी अदर साइड देख चुके हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी है, जिसमें किसी किस्म का कुछ रॉन्ग होता है तो बहुत जल्दी वो बहुत एक्सटेंट तक फैल जाता है। कोशिश करें होने ना दें। हो गया है तो ऊपर वालों का फ़र्ज़ है इसको कैप अप करें। नहीं हो रहा दोनों से मिलके तो इदारों के पास चले जाएँ। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बड़ी से बड़ी गलती भी जो है ना, वो टाइम के साथ जो है ना, वो मिट जाती है। अगर बिल्कुल। कुछ नहीं मिटता तो वो मिटाया हुआ तलक होता है। सर ये बताइएगा, कोई वैसे तो मैंने आपको आपके कुछ वीडियोस का रेफरेंस दे के आपसे पूछा, लेकिन मुझे कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात बताइए कि जिस दिन आप जाके इंतहाई सुकून की नींद सोए, आप कहें यार आज तो इतना मज़ा आ गया ना कि क्या ही कर दिया मैंने, क्या ही बात हो गई है। एक दफ़ा ना अहमद भाई, मैं ना अपने दफ़्तर में बैठा हुआ था, जी। ठीक है? ये बात बहुत बहुत ही रेयर लोगों को पता है, ठीक है? तो ना मेरे पास एक माँ जी आई, ठीक है? उनकी एक ही बेटी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई हुई थी। और उनकी बेटी का जो हस्बैंड है ना, वो उसको बड़ा मारता था, मतलब, और मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मतलब ठीक होता है। है जो घर की एक चफ़तलश होती है। जी। वो मेरे पास आई, मुझे कहती नहीं यार मैंने पुत्र मैनू पता नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं कर सकता। सिविल का केस था, ठीक है? अदालत जो है आपको पता है उसका एक अलग से मतलब इसमें कोई हमारी डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। जी। जी। एंड मैंने कहा कि अम्मा जी घर कित्थे वे तुहाडा? कहंदी पुत्र पता नहीं, मैं तो लंघदी पई सां ते मैनू तेरा ख्याल आया। तेरा नहीं मतलब तेरे दफ्तर दा आया ते मैं कहा उत्थे होरे बैठे साहब मेरा काम कर दे। ठीक है। एंड भाई मैं घर आया हूँ, मैंने सरकारी गाड़ी छोड़ी है वहाँ पे, मैंने प्राइवेट गाड़ी ली है। अम्मा जी नूं मैं कहा तुसीं निकल के ना परा नहर वाले पासे खलोवो, ठीक है। ठीक है? प्राइवेट गाड़ी पे मैं गया, उनको मैंने बिठाया है। मैं उनके गाँव चला गया हूँ, क्योंकि इस पर सरकारी गाड़ी जाती तो वो एक अजीब किस्म का ना तमाशा हो जाता। बिल्कुल। एंड भाई उस हमारी बहन के 2 बच्चे थे, छोटे-छोटे। एक को 4 साल का था, एक 2 साल का था।
मैं उनके घर गया, मैं दरवाज़ा नॉक किया ना, तो बंदा बाहर निकला, उसने उस माँ जी को देखा ना, तो साथ ही ना बड़ी गंदी सी गाली दे के उसने कहा, हुण किन लैके आ गई है ना ये वो। तो ना मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं क्या मैं थोड़ा एसी हाँ। कहता केड़ा एसी? मैं क्या असिस्टेंट कमिश्नर। कहता सर तुसी हो? मैं क्या जी मैं ही हाँ। कहता मैं क्या मैनू अंदर आने की इजाज़त दो। मैं अंदर चला गया एंड भाई मैंने जाकर ना उसके बाद बैठा, मैंने उसको कहा यार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतने मुतनफ़र हो? कहता है कि बस जरा ना मेरी मतलब कुछ उसने मुझे ऐसी चीज़ें बताई ये वो आगे पीछे ना। मैंने उसे कहा यार उसकी ना कोई बहन नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है। मैं कहा मैं उसका अगर भाई बन जाऊँ तो तुम्हें बना बनाया है एसी साला मिल गया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर मान जाओगे? मैंने उसको आधा घंटा लगा के मनाया एवं भाई मान गया। मैं माँ जी को वापस लेके आया। अब यकीन नहीं करेंगे वो दवाएं दी माँ जी ने मुझे कि मुझे समझ ही नहीं आई कि यार ये मैंने कर क्या दिया है। आधा घंटा लगा था मेरा। मैं आज भी ना बहुत सारी चीज़ों को सोचता हूँ तो मुझे वो दुआएं रिफ्लेक्ट होती नज़र आती हैं। मैंने फिर माँ जी की बेटी को लिया, अपनी बहन को लिया, मैंने उनको घर छोड़ के आया। उसका बंदा अभी भी मेरे साथ कनेक्शन में है, ठीक है। उसे कहता रहता हूँ हुण कहता सर ठीक है। मैं कहा जे तू कुछ कीता ना ठीक है, मंडी में आ गया समड़ियाल मैं इत्थों भी इत्थे आके तेनों खिंच लेना। वो हंसता है आगे से ठीक है। कहता नहीं सर हुण डर गया मैं ना ठीक है। तो अब देखें मेरी बात सुने, उन माँ जी ने क्या किया, उनको पता चला कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। उन्होंने ना वो जो केले की ना एक डली होती है इतनी जिसके आगे केले शेले लगे होते हैं, जी जी बिल्कुल। उन्होंने पता नहीं कहाँ से पता किया, वो तकरीबन 77-78 ईयर्स की थी एंड भाई वहाँ से उन्होंने मेरे घर का एड्रेस पता किया, ठीक है। वो डली केले की लेके ना तो लोकल गाड़ी पे बैठी हैं और वो जाके उतरी हैं उधर स्टॉप पे, उधर से रिक्शा पे बैठी हैं और उतरी हैं। अब वो उठा नहीं थी सकती डली, उन्होंने सड़क पे रखी है और पूछा है वो इन मुंडा एसी लग गया था कार केड़ा उत्थे जाके मेरी अम्मी की मुझे कॉल आई। मुझे कहती हैं कि माई इस तरह आई है ना, मुझे समझ नहीं आई कौन माई है। कहती मेरे पुत्र है मेरी भैन का जड़ा ना भरा है, ठीक है। मैं क्या मुझे समझ आ गई। कहती है कि उथे ना सड़क पे केले की डली रखी है वो अंदर लैके आनी है ना ठीक है। अब मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं लेनी ना। खैर वो उन्होंने कहा कि मैं मतलब मैं इस तरह की पता नहीं कितनी कहानी है जो मेरे सिर्फ आधे घंटे की ज़िंदगी की निकालने से ना मुझे जो है ना वो टाइम निकालने से वो पता नहीं कितने लोगों की किस किस कैपेसिटी में मदद हुई है। हम लोगों को ना अल्लाह ताला ने ना अहमद भाई मैं कहता हूँ कि जो ओहदा दिया है ना, अल्लाह करे कि हम उसको जस्टिफाई कर सकें ना, लेकिन ये बहुत बड़ा ओहदा है। मैं इसलिए कहता हूँ मैंने कभी अफसरी की ही नहीं है, मैंने हमेशा नौकरी की है। मैं सड़क पे चल के तो मैं बाकायदा तौर पे बताता हूँ कि भाईजान वो कख पे है तो ओ छापर पे है चुक लो। मैं गाड़ी में बैठ के नहीं कहता कि वो करो तो ये करो तो। आई बिलीव कि जितने आप ग्राउंडेड होंगे ना अहमद भाई, जितने आप हम्बल होंगे ना, ज़िंदगी आपको उतना नवाजेगी। सरिया बिल्कुल जो ऐसा है ना, सरिये के अंदर ना अहमद भाई लचक नहीं होती और जिसमें लचक होती है वो सरिया नहीं होता। क्या मसला बात ये है। है कि आप झुक के चलेंगे ना, असी पंजाबी च ना वो बचपन च सुनिया सी, वो अक्सर सानू कहते सन बुजुर्ग वो नीवे नीवे होके लंघ जाओ, ठीक है। हाँ मैं तो कोशिश करता हूँ कि नीवा नीवा होके लंघ जावा, ठीक है। उत्ते होवां ते डाली नूं सिर पवेगा, ठीक है, सिर पाटेगा या डाली टुटेगी, ठीक है। नीवा नीवा होके लंघो, जिंदगी सुकून च रहेगी। जितने ग्राउंडेड रहोगे ना, जितने ग्राउंडेड अहमद भाई आप रहोगे ना, उतना सुकून में रहोगे। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, प्लीज़। मैंने कभी भी अपने स्टाफ को स्टाफ नहीं समझा। मेरा ड्राइवर मेरा भाई होता है, मेरा गनमैन मेरा भाई होता है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं कभी अगर कहीं जाऊँ भी ना बाहर, जैसे आउट स्टेशन हम जाते हैं, जी जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये आप जब इन कॉम्प्लेक्सेस से बाहर निकलते हो ना, अफसरी से बाहर निकलते हो तो लाइफ को कैसे इंजॉय करते हो। तो मैं इधर मेरा बेड होता है, इधर उसका बेड होता है, हम एक प्लेट से खाते हैं और उसको मैं निकल के कहता हूँ, मैं उसको भाई की तरह ट्रीट करता हूँ। ये रीज़न थी कि मैं जब वहाँ से आया हूँ ना, आपको पता है मेरा अभी भी सारा स्टाफ उधर का जो है मुझे कॉल करके कहता है सानू इत्थे शिफ्ट कर।
अच्छा ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे ज़ाहिर है, गिफ्ट करा। इतने मज़े की लाइफ में हो तो दिल चाहता है ना कि यार चलो मैं सुकून आपको से। बताऊं ना, मैं रात को जो है ना, लाहौर में थे तो हम CBTL पे जाते थे, हम्म, तो मंडी में जो है ना वो एक चाय का ढाबा था। ठीक मैं है, रात को उधर जाता था, चारपाई पे लेट के ना चाह दा प्याली मंगा के ना, तो पीवी ठीक है, दी सी। मैं ठीक आपको है। मज़े की बात बताऊं, मैं जब उधर गया था ना, वो चूँकि सोशल मीडिया की वजह से सारे जानते थे, जी, जी। मेरी रोज़ाना उधर लड़ाई ये नहीं थी होती कि मैंने पीना और खाना क्या, लड़ाई ये होती थी बिल मैं देना या तू देना। ठीक है। इतने बंदे वहां पे आ जाते थे, वो मैं उन्होंने माशाल्लाह। कहता था यार मेरी गल सुनो, 30-40 रुपए को वड्डी चीज़ का बिल दो। ठीक है, इस तरह करके ना मैं वो बिल खुद देने की कोशिश करता था। प्यार ना पड़ा हुआ है, वह हुँ, आपने लेना है। लेने का तरीका क्या है, वो यही है कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, और कोई क्या रास्ता नहीं। बात है। सर ये तो बात होगी प्यार की। अब कोई ऐसा दिन भी था जिस दिन आपको नींद ना आई हो, कोई ऐसी धमकियाँ, कोई ऐसा प्रेशर, कोई ऐसा मामला हुआ हो कि आप परेशान हो कि मैंने इससे कैसे निकलना है? होता है, हमारी फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर। तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको बोला ना दैट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल, ना कि मुझे इस तरह की वो माशाल्लाह। देखे ना, जिसको कहते हैं ना कि एक ना अच्छे टीचर का, अच्छे मेंटोर का किरदार ये होता है कि वो शेल्टर करे आपको। मुझे वो करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक जगह पे तजावुज़ात का ऑपरेशन किया, ठीक है। उसमें ना उन बंदों के पास ना सिर्फ वही घर था, कोई और नहीं था। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब हम लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें जो है ना एक्स्ट्रा लेंथ पे जाना पड़ता है, अदरवाइज वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। बिल्कुल। मैंने उनका घर गिरा दिया ना, तो वो बच्चा मेरे पास ना दफ्तर आया, मैनू आके मुझे कहता है कि यार इस सब तो काट आ चढ़िया, मेरे को हुण ना रहन वास्ते कोई ठिकाना नहीं। मेरी अम्मी जी हाला दे घर गई है, अम्मी भी बीमार है, तो 2 भैन ने मेरिया ना। हुँ, उस रात को ना मैं और डी साहब दोनों ना वो थे यार, वो मुझे ना, वो जिस तरह कहते हैं ना, हमने अपनी ड्यूटी तो पूरी की, मुझे कहते हैं यार जुल्म कीता तू ना। ठीक है, मैं कहा सर मैं की कमा, तो अंदर ਤੁਹਾਡੇ डायरेक्शन से तो मैं कीता है। ठीक है, अब ना मुझे बेसुकूनी बहुत होगी उसकी वजह से ना। अहमद भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप दर्द दिल रखते हैं तो चीज़ें आपको इम्पैक्ट भी करती हैं। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मंडी से निकला हूँ। नो वन नोज़, मैंने उनको जैसे तैसे भी किया। मैंने उनको प्लॉट भी लेके दिया, 2 कमरों का मकान भी तमीर करवा के दिया। माशाल्लाह। ठीक है। तो मतलब ये बात वो नहीं है कि अब आपको आर्ट आती है, आप बात निकलवाते हैं, और मैं बातें करने वाला हूँ, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है। नहीं, नहीं, देखें, एक मैं चाहता हूँ कि एक जो आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। इससे बहुत से लोगों को सबक भी मिलेगा, बहुत से और लोग भी ऐसा काम करेंगे तो इवेंचुअली मुल्क को कौम को आपको मैं फ़ायदा होगा बताऊँ इंशाल्लाह। अहमद भाई, आप अगर जो है ना वो अ, आप हलाली हैं ना, यानी कि आप पे ना अगर लोग ट्रस्ट करते हैं। आपको बताऊँ, मेरे पास ऐसे-ऐसे बंदे आते थे फिलैंथ्रोपिस्ट ना, मुझे आके जी, कहते थे कि यार ये 4 करोड़ है, ये 6 करोड़ है, किसको देना है मुझे बताओ, हमने देना है। इतने हुँ, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक चीज़ देख कर आते हैं, वो आपकी रिप्यूट देख कर आते हैं। ज़ाहिर है, वो पूरी रिसर्च करके आते हैं, ऐसे तो कोई भी वो नहीं वो आता। वो देख कर आते हैं, वो ये देख कर आते हैं कि इन्हों 4 करोड़ देंगे, इन्हें जेब च पाना या अगे लाना है। या आगे लाना है, बिल्कुल ऐसे और ही, बिल्कुल इतने ऐसे ही। लोग हैं, इतने लोग हैं, मैं आपको बताया ना, मैंने एक बंदे को बस कहा था कि यार ये मेरी चीज़ ना बहुत दरकारी है ना। उस बंदे का घर गिरा है, लेकिन मैंने लॉफुली गिराया, लेकिन अब इंसानियत का तकाजा कुछ और है, नौकरी से हट के सोचते हैं, वो ये है कि इसको कुछ दें। हुँ, तो उसने, आपको मैं बता रहा हूँ, उसने उसने मुझे कहा सर दूजी बारी गल नहीं करनी तुसा। ठीक है, और मैंने नहीं दूसरी दफ़ा बात की। हमने विद इन नो टाइम उसको बना के दे के जाके तब वहाँ से निकले। मैं अब यहाँ पे आया हूँ, आपको मैं क्या बताऊँ, लोग मेरे पास आते कहते हैं नाम नहीं लेना, हुँ, फलां काम है वो मैं करूँगा। मैं कहा यार उससे बंदा आजिज़ जिहा नज़र आ रहा है यार, उससे तो कोशिश ना मिला क्या मैं करा, तुसा ना नहीं। ओ यार लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे अहमद भाई सब कुछ करने को तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही, आपके साथ बिल्कुल ऐसे उठते भी हैं, वो आप, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फर्टिनिटी में भी इज़्ज़त उसकी है जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। ही, बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज़ लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। अच्छा लोग ना कभी भी करप्ट बंदे को साथ नहीं बिठाएगा, ये मैं आपको लिख के बताऊँगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अच्छा जो सर, होता है अब ना, झुंड अपनी हैसियत देख के ही जो है ना उड़ता है। बिल्कुल ऐसे। क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, थोड़ा-सा लाइटर नोट पे चीज़ें कर लेते हैं। ज़ाहिर है जब आप तैयारी कर रहे होते हैं एग्ज़ाम की, तो आप अदब से तो ऑटोमेटिकली आपका ताल्लुक होता ही है। तो शायरी कौन-सी ज़्यादा पसंद है, उर्दू या पंजाबी, और फ़ेवरेट आपका पोएट कौन है? और अगर कुछ हमें सुना दें तो फिर तो सोने पे सुहागा है। देखें जी, बाबा फ़रीद जो है ना, जी, मतलब पंजाबी में सारे ही मुझे बहुत पसंद है। पंजाबी शायरी से मुझे शगफ़ है। ठीक वो है। बड़ी ना डीप मीनिंग है अहमद भाई।
मैं अगर आपको उसमें से कुछ सुनाऊं ना, Please. बाबा फरीद कहते हैं ना कि ओ वेख फरीदा टेरियां वाह। जिन्हां ते कख पे, उधरों कोई नहीं आया ते इधरों लख गए। क्या बात है, कि अल्टीमेट क्या यही है, बात है। यस। दिस इज द एंड। फिर वो कहते हैं ना कि इंसान जो है ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम लोग जो है ना ख्वाहिशात के अंदर इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं कहता हूँ किसी ने अगर ना तसव्वुफ से रिश्ता जोड़ना है ना तो पंजाबी शायरी को ज़रूर पढ़े। कहते हैं ना कि फरीदा काले मेंढे कपड़े ते काला मेंढा वेद, गुनाही भरिया मैं फिरा ते लोग कहें दरवेश। कि भाई वाह 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 वाह। मैं जो है ना वो क्या नाम है कुछ और हूँ, परसीव कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। चल कुछ और रहा है, समझ कुछ नहीं आ रही, ठीक है। तो वो कहते हैं ना मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि। पर्शियन ये मैं मतलब मुझे शगफ जी उस जी। तरह का हो गया था कि मतलब ये पंजाबी पर्शियन इतनी मज़े की पोइट्री है। इन्होंने कहते हैं आप बिकम यू, देखो हर तरह के सब्जेक्ट के ऊपर ना हर तरह की शायरी है कि मैं तुम हूँ तुम मैं हो, हम दोनों का एक होना इस तरह है कि हम फिर दो ना हो, ठीक है। बड़ी मज़े की जो है ना, मैंने कहता हूँ मैं इसको कहता हूँ ये एक वे ऑफ लाइफ है CSS की जर्नी ना, इसके अंदर चीज़ें इसी तरह इवॉल्व होती हैं और इसी तरह निकलती हैं। अच्छा सर, नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देंगे? लाइफ क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, और आपका जो भी आपका पैशन हो, आपको उस तरफ जाना चाहिए या आपको ये देखना चाहिए कि फ़लाँ बंदा अगर इस फील्ड में कामयाब है, मुझे भी उस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए वो ना आजकल जो अब तो जनरेशन जो है जितनी अल्फ़ा जी से भी आगे काम चला गया हुआ है, वो अक्सर कहते हैं योलो, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। जी। एंड इफ इट इज़ नॉट अप टू दैट थिंग दैट यू लव, इट इज़ ऑफ नो यूज़। ज़िंदगी देखें एक दफ़ा मिली है, काम वो करें जिससे आपको मोहब्बत है, नहीं तो आप सफ़र करेंगे फॉर जी। लाइफ। आप देखो, मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं आई वेट एंक्शियसली वेट कि मैं सुबह उठूँगा और मैं अपने दफ्तर में जाऊँगा और मैं एक्साइटेड होता हूँ कि कौन आएगा, किससे क्या बात होगी। स्टीव जॉब कहते हैं ना कि मतलब इफ़ यू लव व्हाट यू डू देन डूइंग ऑफ इट वुड बिकम वेरी इजी। जी। और हमेशा ज़िंदगी में ना इत्तेकाद को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें। यकीन इतनी बड़ी चीज़ है। मैं आपको बड़ा एक पंजाबी की मज़े की बात बताता हूँ। प्लीज़। एक दफ़ा ना एक देहात में ना दरिया के किनारे था, जी। तो वो ना मौलवी साहब के पास एक उनका पहले एक पुल बना हुआ था, वो पुल टूट गया। तो देहातों में आपको पता है ना कि वो जो है ना चुराने के लिए भैंसें जाते हैं दरिया के दूसरे किनारे। जी बिल्कुल। वो बंदा आया मौलवी साहब के पास, सादा था, कहना मौलवी साहब कोई मसला दसो, पुल टुट गया, मझां दूजे पासे लैके जानियां ने, लेकिन हुण किवें लैके जावां? बेड़ी जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो मौलवी साहब ने ना जिवें कहंदे ना मगरू लाण वास्ते क्या जा यार जाके बिस्मिल्ला पढ़, बिस्मिल्ला पढ़ ते बिस्मिल्ला पढ़ के जिहड़ा ना तू अपना दरिया दे विच ना मझां नूं भी सੱਟ ते आपे भी पै जा। ठीक है। बाबा जी आए, वो इसी तरह करते थे, गुजर जाते थे। एक दफ़ा ना मौलवी साहब आ गए किनारे पे ठीक है। और उन्होंने आके कहा कि मैं पार जाना है। उन्होंने कहा कश्ती मौजूद नहीं, दूजे बन्ने गई है। इन्ने चिर च ना वो बाबा जी पिछों मझां लैके आ गए। ठीक है। मौलवी बाबा जी से कहता है कि बई हुण किवें जाना है? उन्हें कहा उवें जिवें तुसां दस्सिआ है, आओ। उन्हें कहा जी बिस्मिल्लाह पढ़ो तो छाल मारो विच। मौलवी साहब परेशान हो गए क्योंकि आस-पास सारे लोग देख रहे हैं आप, हाँ। और दिया हुआ सबक भी उनका है। छलांग लगाई तो गोते खाने लग पड़े ना। इतनी देर में लोगों ने बाहर निकाला। बाबा जी कहते हैं मौलवी जी तुसां ते मैनूं दस्सिआ सी बिस्मिल्लाह पढ़ के छाल मारीए तो पार लंघ जाईदा। वो कहते हैं यार तेरी बिस्मिल्लाह पढ़न च यकीन सी ते मेरी बिस्मिल्लाह पढ़न च यकीन नहीं सी। क्या बात है। लाइफ में बिल्कुल। यकीन लेकर आएँ कि अल्लाह आपको देगा, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, और फिर मेहनत बिल्कुल। करें। आप जो है ना दुनिया में कुछ भी बनना चाहते हैं ना, आप बन जाएंगे। मैंने ज़िंदगी में देखा है, मैंने जिस चीज़ की तमन्ना की है ना, जिस चीज़ की तमन्ना की है वो अल्लाह जी। ताला दे देता है, लेकिन इंग्रेडिएंट बेसिक है। नीयत ठीक रखो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत हमेशा फल देती है, नीयत अजर देती है, और अल्टीमेटली अजर जो है वो आपको टॉप लेवल पे ले जाता है। एवरीथिंग इज़ बेशक। अचीवेबल इन लाइफ, नथिंग इज़ अनसर्टन इफ़ यू आर सर्टन व्हाट यू वांट टू डू।
बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बड़ा मज़ा आया आपके Thank साथ you so बातचीत much. करके, बल्कि जो सवाल मेरे जहन में थे उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हो गए। आपकी हाँ, बातें इतनी अच्छी थी, उनसे सवाल निकलते रहे। आपने अभी बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लेकिन एक वन लाइनर मैसेज आप लास्ट पे भी दे दें नौजवान नस्ल के लिए, किस मतलब कोई भी एक आपका ख़ास पैगाम। मैं ना हमेशा जो है ना, जब मैं तैयारी भी कर रहा था, तैयारी के दौरान भी मैंने ना अपने मोबाइल के ऊपर एक स्क्रीन सेवर रखा हुआ था, मतलब जो वॉलपेपर टाइप होता है ना, वही मेरा नौजवान नस्ल के लिए पैगाम भी होगा। और वो ये था कि इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। तो ओके, इट्स नॉट ओवर अंटिल यू क्या विन। ज़बरदस्त पैगाम है। यस, थैंक यू सो अंटिल यू विन। मच।